नोएडा के बाहरी इलाके की चिलचिलाती दोपहर की धूप में, जहां सुनसान कमल के तालाब बंजर मैदानों के बीच शांत पड़े थे, मीरा मल्होत्रा, अरबों की मालकिन, एक शक्तिशाली महिला, पानी के किनारे खड़ी थी, अपने सबसे भरोसेमंद व्यक्ति द्वारा दी गई पूर्व निश्चित मृत्यु का सामना कर रही थी। कोई चेतावनी नहीं थी, न ही भीख मांगने का कोई मौका। उसके दामाद राहुल ने ठंडेपन से अपने पीछे खड़े हट्ठे कट्ठे गुर्गे को इशारा किया। एक क्रूर धक्का, उतना ही निर्मम जैसे कोई बेकार चीज फेंकता है, उस महिला को काले झागदार पानी में गिरा दिया। अचानक गिरने से मीरा कुछ बोल भी नहीं पाई, केवल पानी के छींटों और सतह पर उठते बुलबुलों की आवाज थी। उसने हताशा में हाथ पैर मारे, लेकिन तालाब के नीचे की कीचड़ ने प्रेत हाथों की तरह उसके पैरों को जकड़ लिया। उसे गहराई में खींचते हुए कीचड़ और सड़ते हुए पौधों की बदबूदार पानी की घूंटें सीधे उसकी नाक और गले में घुस गईं, जिससे उसकी सांस रुक गई। एक पल के लिए जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पहले से कहीं ज्यादा धुंधली हो गई। शारीरिक दर्द उतना भयानक नहीं था जितना कि मानसिक पीड़ा जो उसके दिल को चीर रही थी। राहुल की छवि, वो दामाद जिस पर वो अपने सहयोगियों के सामने गर्व करती थी, जो हमेशा उसे मां कहकर बुलाता था, अब किनारे पर एक ठंडी मुस्कान के साथ खड़ा था। उसे एक फंसे हुए जानवर की तरह छटपटाते हुए देख रहा था। वो तुरंत नहीं गया, वो वहीं खड़ा रहा, अपनी सफेद कमीज का कॉलर ठीक करते हुए आखिरी बुलबुलों के गायब होने का इंतजार कर रहा था, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उसकी विशाल संपत्ति का राज हमेशा के लिए इस काली कीचड़ के नीचे दफन हो जाएगा। गुर्गे ने एक लंबा बांस का डंडा तैयार रखा था। जैसे ही उसका सिर ऊपर आता, वो उसे बेरहमी से नीचे धकेल देता। अपने मालिक की सांस को डुबोकर मारने के लिए दृढ़ था, लेकिन शायद किस्मत या कर्म का नियम नहीं चाहता था कि मीरा का दुखद जीवन यहां समाप्त हो। थोड़ी दूर एक नकली बांस की छाया में राजू, एक फटेहाल ऑटो वाला, दोपहर की चिलचिलाती धूप से बचने के लिए अपनी पुरानी हीरो स्प्लेंडर की सीट पर लेटा हुआ था। राजू की कच्ची नींद एक अजीब आवाज से टूट गई। पत्तियों के बीच से झांकते हुए उसने उस क्रूर नाटक को अपनी आंखों से देखा। उसके अंदर का खून खौल उठा, लेकिन बस अड्डे और बाजारों में बिताए सालों के अनुभव ने उसे जरूरी शांति सिखाई थी। अभी बाहर निकलना आत्महत्या करने जैसा था, क्योंकि वो अकेले दो हट्टे कट्टे आदमियों से नहीं लड़ सकता था, और हो सकता है कि उनके पास हथियार भी हों। राजू की आंखें तेजी से एक समाधान खोजने लगीं। उसने झट से अपनी गुलेल उठाई, जो वो हमेशा अपने साथ रखता था। जमीन से एक खुरदरा पत्थर उठाया और थोड़ी दूर खड़ी शानदार कार के शीशे पर निशाना साधा। एक जोरदार खटाक की आवाज ने शांत वातावरण को चीर दिया। तुरंत राजू ने अपनी बाइक के मॉडिफाइड हॉर्न के तार जोड़े, जिसे वो ट्रैफिक जैम में रास्ता साफ करने के लिए इस्तेमाल करता था, जिससे एक कान फाड़ देने वाली आवाज निकली जो पुलिस के सायरन जैसी लग रही थी। साथ ही उसने अपनी आवाज को भारी बनाकर झाड़ियों से चिल्लाया, पुलिस यहां है, रुको, कोई डूब रहा है। इस इलाके को तुरंत घेरो। चिल्लाहट, शोर और टूटे शीशे की आवाज ने राहुल और उसके गुर्गे को चौंका दिया। बुरे काम करने वाले अक्सर डरपोक होते हैं। रंगे हाथों पकड़े जाने के डर ने उनकी सोचने की शक्ति छीन ली। राहुल घबरा गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया, और उसने जल्दी से अपने आदमी को भागने का इशारा किया। वे टूटे शीशे वाली कार में कूदे और तेजी से भाग गए, ये सोचकर कि बुढ़िया ने काफी पानी पी लिया है और उसके बचने की कोई संभावना नहीं है। जैसे ही कार का इंजन धूल के गुबार के पीछे गायब हुआ, राजू अपनी छिपने की जगह से बाहर भागा। उसने गुलेल एक तरफ फेंकी और गंदे पानी में कूद गया। तालाब के नीचे मीरा पूरी तरह से डूब चुकी थी। केवल पानी की सतह पर हल्की लहरें बची थीं। राजू ने कीचड़ में गोता लगाया और हाथ पैर मारे, जब तक कि उसका हाथ उसके महंगे रेशमी कपड़ों से नहीं टकराया। उसे सतह पर लाना एक संघर्ष था। मीरा ने बेहोशी की हालत में घबराहट में उसे कसकर पकड़ लिया था। डर के बोझ ने लगभग दोनों को डुबो दिया था। राजू को अपनी पूरी ताकत
लगानी पड़ी, यहां तक कि उसे थप्पड़ भी मारना पड़ा ताकि वो अपने शरीर को ढीला छोड़े, तभी वो उसे किनारे पर ला सका। घास के किनारे पर वो शक्तिशाली महिला अब दयनीय लग रही थी। कीचड़ से लथपथ उसके सलीके से बने बाल अब काई से उलझे हुए थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, जिसमें जीवन का कोई निशान नहीं था। राजू ने बिना देर किए प्राथमिक उपचार शुरू किया। उसकी छाती पर जोर से लेकिन प्रभावी ढंग से दबाव डाला। कुछ तनावपूर्ण दम घुटने वाले मिनटों के बाद मीरा ने खांसना शुरू कर दिया और गंदे पानी की उल्टियां कीं। उसने अपनी आंखें खोलीं। उसकी बेजान आंखें ऊपर नीले आकाश को देख रही थीं। फिर उसने अपने बगल में हांफते हुए उस अजनबी, थके हुए चेहरे वाले आदमी को देखा। उसके टखने से उठता एक तेज दर्द उसे कराहने पर मजबूर कर दिया। गिरने से उसका पैर एक छिपी हुई चट्टान से टकरा गया था, जिससे मूंछ आ गई और सूजन हो गई। लेकिन शारीरिक दर्द मानसिक पतन की तुलना में कुछ भी नहीं था। मीरा ने उठने की कोशिश की। जो अभी अभी हुआ था उसे समझने की कोशिश कर रही थी। ये कोई बुरा सपना नहीं था, ये सच था। उसका दामाद, जिसे उसने अपने साम्राज्य को चलाने की शक्ति सौंपी थी, उसकी बेटी का प्यारा पति, ने अभी अभी उसे मारने की कोशिश की थी। विश्वासघात इतना क्रूर था कि उसका दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। वो रो पड़ी। ये कमजोरी का रोना नहीं था, बल्कि नफरत की एक सूखी चीख थी। राजू ने उसे देखा और कोई खोखला सांत्वना का शब्द नहीं कहा। वो बस चुपचाप उठा, अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और उसे स्टार्ट करने की कोशिश की। पुरानी बाइक, जो अभी अभी पुलिस सायरन का नाटक करने के बाद शांत थी, अब स्टार्ट होने से मना कर रही थी। आसमान में काले बादल छाने लगे, भारी बूंदें गिरने लगीं, जो एक बड़े तूफान का संकेत दे रही थीं। स्थिति विडंबनापूर्ण थी। एक शक्तिशाली अरबपति महिला और एक फटेहाल ऑटो वाला बंजर मैदान के बीच फंस गए थे। राजू ने अपनी बेबस बाइक को देखते हुए मन ही मन एक गाली दी। फिर उस महिला की ओर मुड़ा जो ठंड और दर्द से कांप रही थी। उसने एक लंबी सांस ली, अपनी पीठ झुकाकर नीचे झुका। चढ़ जाओ, मैं तुम्हें उठा लूंगा। बाइक खराब हो गई है। अगर हम जल्दी नहीं चले तो आज रात हम यहीं मर जाएंगे। या हो सकता है कि तुम्हारा प्यारा दामाद ये देखने के लिए वापस आ जाए कि तुम मर गई हो। राजू के शब्द कठोर और बेरुखे थे, लेकिन उनमें एक नग्न सच्चाई थी जिसने मीरा को झकझोर दिया। वो राहुल के लौटने के विचार से कांप उठी। कोई और विकल्प न होने के कारण उस अभिमानी चेयरवुमन को उस अजनबी आदमी की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें डालनी पड़ी ताकि वो उसे अपनी पीठ पर उठा सके। राजू की कमीज से आती पसीने और जले हुए तेल की तीखी गंध उसकी नाक में घुस गई, जो उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले महंगे इत्र से बिल्कुल अलग थी। लेकिन वो पतली हड्डीदार पीठ ही इस समय जीवन के तूफान के बीच उसका एकमात्र सहारा थी। राजू मीरा को अपनी पीठ पर लादे लड़खड़ाते हुए फिसलन भरे खेत के किनारों से गुजर रहा था, जबकि बारिश तेज हो गई थी। उसका हर कदम कीचड़ में गहरा धंस जाता था। उसकी पीठ पर बोझ सिर्फ एक इंसान का वजन नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उच्च समाज की एक भारी त्रासदी एक गरीब आदमी के कंधों पर आ पड़ी हो। अपराध स्थल से दूर का सफर एक सच्ची अग्नि परीक्षा थी। बारिश उसके चेहरे पर कोड़ों की तरह पड़ रही थी। कीचड़ उसके फटे हुए डिजाइनर कपड़ों पर उछल रहा था। मीरा उस आदमी की हर हांफती हुई सांस, हर कांपते हुए शरीर को महसूस कर सकती थी। कुछ फिसलन भरे हिस्सों पर राजू फिसल गया और वे दोनों एक पोखर में गिर गए, लेकिन वो चुपचाप उठा, उसे फिर से अपनी पीठ पर उठाया और चलता रहा। कोई शिकायत नहीं, केवल बारिश की आवाज के साथ उसकी भारी सांसें। लगभग 2 घंटे के संघर्ष के बाद वे मुख्य सड़क पर पहुंचे, जहां उन्होंने राजू के घर जाने के लिए एक मालवाहक ऑटो रिक्शा पकड़ा। जब ऑटो रिक्शा रुका तो मीरा की आंखों के सामने कोई घर नहीं था, बल्कि एक ऐसी दुनिया थी जो उसके जाने पहचाने हर चीज से बिल्कुल अलग थी। ये एक गरीब झुग्गी बस्ती थी जो एक पुल के नीचे गहरी बसी हुई थी।
जहां सूरज की रोशनी भी पहुंचने से हिचकिचाती थी। पुरानी उखड़ती हुई दीवारों से आती सीलन की खास गंध, नालियों से उठती तीखी बदबू और बासी खाने की गंध मिलकर एक घुटन भरा दमनकारी माहौल बना रही थीं। छोटे छोटे किराए के कमरे माचिस की डिब्बियों की तरह एक दूसरे पर टिके हुए थे। जंग लगी टिन की छतें हवा के हर झोंके के साथ खड़खड़ा रही थीं। बच्चों के रोने की आवाजें, पति पत्नियों के पैसों को लेकर झगड़ने की आवाजें और एक पुराने स्पीकर से बजते बॉलीवुड के दर्द भरे गाने, सब कुछ मीरा के कानों में एक सांस्कृतिक झटके की तरह लगा। राजू उसे अपने किराए के कमरे में ले गया। कमरा 15 वर्ग मीटर से भी कम का था, जिसमें जमीन पर एक पुरानी चटाई, एक खड़खड़ाता हुआ पंखा जो लगभग टूटने वाला था और तेल से सने हुए गाड़ी ठीक करने के औजार बिखरे पड़े थे। मीरा दरवाजे पर ही जड़ हो गई। उसकी आंखों में साफ साफ डर और घिन दिखाई दे रही थी। उसने अपना पूरा जीवन विलासिता में, ऊंची दीवारों वाले बंगलों में, एयर कंडीशनर की ठंडी हवा में बिताया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसी जर्जर जगह पर कदम रखना पड़ेगा। रहने की तो बात ही छोड़िए। वो पीछे हटी, दरवाजे के फ्रेम को कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें अभी भी एक ऊंचे पथ पर बैठे व्यक्ति का आदेशात्मक लहजा था। मैं यहां नहीं रह सकती। ये जगह, कोई यहां कैसे रह सकता है? मुझे मेरे घर ले चलो या किसी होटल में ले चलो। मैं तुम्हें जितना चाहूं उतना पैसा दूंगी। घबराहट ने उसे अपनी वर्तमान स्थिति भुला दी थी। एक अमीर व्यक्ति की सहज प्रवृत्ति जाग उठी। वो तुरंत इस गंदगी से बचने के लिए पैसे का उपयोग करना चाहती थी। राजू, जो उसे एक पुराना तौलिया देने के लिए झुका हुआ था, यह सुनकर रुक गया। वो मुड़ा और सीधे मीरा की आंखों में देखा। उसकी आंखों में कोई सम्मान या डर नहीं था, बल्कि एक क्रूर और यथार्थवादी ठंडक थी। वो आगे बढ़ा और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसके जाने के इरादे को रोक दिया। ध्यान से देखो, राजू ने अपनी आवाज में कहा। उसने खिड़की की संकरी दरार से बाहर की ओर इशारा किया, जहां बारिश अभी भी जोरों पर थी। वहां बाहर अब तुम्हारी दुनिया नहीं है। तुम्हारी दुनिया, वो बड़ा बंगला, अब एक कसाई खाना है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मीरा स्तब्ध रह गई। बहस करना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। राजू ने आगे कहा। उसकी आवाज हथौड़े की तरह उसके आखिरी भ्रम को तोड़ रही थी। तुम अभी कैसे वापस जाओगी? टैक्सी बुलाओगी या रिंग कर जाओगी? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दामाद इतना बेवकूफ है कि वो तुम्हारे घर और अस्पताल के गेट पर पहरेदार नहीं लगाएगा? अब तक तो वो तुम्हारी लाश ढूंढने का आदेश दे चुका होगा। अगर तुम वहां गई तो उसे तुम्हें तालाब में डुबोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक इंजेक्शन या एक कार दुर्घटना से तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। तब तुम बिना किसी निशान के मर जाओगी और वो तुम्हारी सारी संपत्ति का मालिक बन जाएगा। तुम्हारी बेटी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। अपनी बेटी का जिक्र मीरा के लिए एक कमजोर नस की तरह था। प्रिया की छवि, उसकी भोली, कमजोर बेटी, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, उसके दिमाग में कौंध गई। अगर वो मर गई तो उस इंसान के भेष में छिपे शैतान के हाथों प्रिया का क्या होगा? राहुल, जिसने अपनी सास को मारने की हिम्मत की, वो अपनी पत्नी के साथ क्या करेगा जब उसका मकसद पूरा हो जाएगा? अपने लिए डर की जगह उसकी बेटी की सुरक्षा के लिए अत्यधिक भय ने ले ली। मीरा धीरे धीरे दरवाजे से नीचे खिसक गई, ठंडे सीमेंट के फर्श पर बैठ गई। उसके भीगे हुए रेशमी कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे। ठंड उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी, लेकिन उसे अब वो ठंड महसूस नहीं हो रही थी। राजू ने उस शक्तिशाली महिला को देखा जो अब एक गीली बिल्ली की तरह एक कोने में सिमटी हुई थी। उसने एक सांस छोड़ी। उसकी आवाज थोड़ी नरम हुई, लेकिन अभी भी बेरुखी थी। अगर तुम बदला लेने के लिए जीना चाहती हो, अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहती हो, तो तुम्हें यहां छिपकर रहना स्वीकार करना होगा। ये जगह गंदी है, बदबूदार है, लेकिन ये सुरक्षित है। तुम्हारे दामाद जैसे अमीर लोग इस घटिया बस्ती की तरफ कभी नहीं देखेंगे। ये इस समय तुम्हारे लिए सबसे अच्छा छिपने का ठिकाना है।
उसने तौलिया उसकी गोद में फेंका और पुराने कपड़ों के ढेर में से अपनी मां की एक पुरानी सलवार कमीज निकाली। कपड़े बदल लो, ठंड मत लगने देना, वरना बदला लेने से पहले ही मर जाओगी। मैं कुछ खिचड़ी लाने बाहर जा रहा हूं। याद रखना, अब से तुम मेरे गांव की रिश्तेदार हो जो इलाज के लिए आई है। अगर तुमने अपनी असली पहचान के बारे में एक शब्द भी कहा तो पूरा मोहल्ला जान जाएगा, और अगर ये बात तुम्हारे दामाद तक पहुंची तो मुझे दूसरी बार ना बचाने का दोष मत देना। यह कहकर राजू दरवाजा खोलकर बारिश में बाहर चला गया, मीरा को उस अंधेरे तंग कमरे ने अकेला छोड़कर। उसने पुराने फटे हुए कपड़े पकड़े, नेफ्थलीन की गंध उसकी नाक में घुस गई। उसके आंसू फिर से बह निकले। उसके चेहरे पर अभी तक सूखे नहीं, बारिश के पानी में मिल गए। उसने जोर से रोने से बचने के लिए अपने होंठ काट लिए। ये रात उसके जीवन की सबसे लंबी रात होने वाली थी। पहली रात जब उसे पैसे या शक्ति से नहीं, बल्कि एक मां और एक महिला के धैर्य और इच्छा शक्ति से जीना सीखना था, जो अभी अभी मौत के मुंह से लौटी थी। बाहर टिन की छत पर बारिश लगातार गिर रही थी, जैसे किसी भाग्य के पूरी तरह से पलट जाने पर कोई विलाप कर रहा हो। अगली सुबह जब थाओडियन के करोड़पति बंगले में भारी मखमली पर्दों से सूरज की पहली किरणें छनकर आईं, तो एक बिल्कुल विपरीत दुनिया चल रही थी, जहां विलासिता क्रूर योजनाओं को छिपा रही थी। राहुल एक बड़े आईने के सामने खड़ा था, अपनी काली टाई ठीक कर रहा था। उसके चेहरे पर उदासी का भाव था, जो उसने रात भर अभ्यास किया था। उसने अभी अभी पुलिस को अपनी सास के लापता होने की सूचना दी थी। उसकी आवाज इतनी कांप रही थी कि फोन पर सुनने वाला भी भावुक हो जाए। महंगे आयातित फर्नीचर से सजे विशाल लिविंग रूम में तनाव का माहौल था। भले ही अभी तक कोई आधिकारिक अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। राहुल की पत्नी प्रिया, एक नाजुक राजकुमारी, एक सोफे पर सिमटी बैठी थी। उसकी आंखें रात भर रोने से सूजी हुई थीं। वो एक बेजान गुड़िया की तरह लग रही थी, कांपते हाथों से लगातार आंसू पोंछ रही थी। राहुल पास आया, उसके बगल में बैठ गया और अपनी पत्नी के कंधों पर एक हाथ रखा, एक ऐसा इशारा जो पूरी तरह से देखभाल करने वाला लग रहा था। उसने एक गिलास गर्म दूध मेज पर रखा, लेकिन उस सफेद दूध के अंदर एक बहुत शक्तिशाली नींद की गोली घुली हुई थी, जिसे उसने ये कहकर दिया था कि ये दिमाग को शांत करने वाली दवा है। उसने प्रिया के कान में फुसफुसाया। उसकी आवाज गहरी और गर्म थी, लेकिन उसमें एक जहरीले सांप की ठंडक थी। तुम थोड़ा दूध पी लो और आराम करो। पुलिस उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है मां, कुछ नहीं होगा। मैं यहां हूं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ संभाल लूंगा। प्रिया ने अपनी भोली भरोसेमंद आंखों से अपने पति को देखा और आज्ञाकारी रूप से गिलास उठाकर पूरा दूध पी लिया। उसे क्या पता था कि दूध का हर घूंट धीरे धीरे उसकी विरोध करने की इच्छा को पंगु बना रहा था, उसे एक बेजान कठपुतली में बदल रहा था, ताकि वो उसे आसानी से नियंत्रित कर सके। केवल 15 मिनट बाद जब दवा का असर होने लगा, प्रिया का दिमाग सुन्न हो गया। उसकी पलकें भारी हो गईं। ठीक उसी समय राहुल ने एक मोटी फाइल निकाली और धीरे से उसके हाथ में एक पेन रखा। यहां साइन कर दो प्रिय, ये एक अस्थायी पावर ऑफ अटॉर्नी है, ताकि मैं मां की अनुपस्थिति में कंपनी को संभाल सकूं। हमें मां की जीवन भर की मेहनत को बचाना है ना? अपनी नींद की अवस्था में प्रिया ने कमजोरी से सिर हिलाया और अपनी लड़खड़ाती लिखावट से उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए, जो उसकी पारिवारिक संपत्ति को बेच रहा था, बिना ये जाने। जब प्रिया सोफे पर गहरी नींद में सो गई, तो राहुल के होठों पर से दयालु मुस्कान गायब हो गई। उसकी जगह एक संतुष्ट मुस्कान ने ले ली। दरवाजा खुला और मीरा की हॉट और महत्वाकांक्षी निजी सचिव सोनिया ऐसे आत्मविश्वास के साथ अंदर आई जैसे कि वो इस घर की असली मालकिन हो। सोनिया को नौकरों या गार्डों की उपस्थिति से कोई डर नहीं था, क्योंकि मीरा के प्रति वफादार सभी लोगों को उसने पहले ही चतुराई से दूसरी जगह भेज दिया था या नौकरी से निकाल दिया था। वो पास आई, राहुल के वेस्टकोट को सहलाया। उसकी आंखों में चमक थी,
सब कुछ ठीक हो गया मेरे प्यार, क्या उस बेवकूफ लड़की ने साइन कर दिए? राहुल ने दस्तावेजों का बंडल उठाया। दोनों षड्यंत्रकारियों ने एक दूसरे को देखा और विजयी रूप से मुस्कुराए। फिर मीरा के ऑफिस में ही एक दूसरे को गले लगाया और चूमा। जहां कल ही वो एक साम्राज्य पर शासन कर रही थी, उनकी बेशर्मी चरम पर थी, जबकि उनके अनुसार चेयरवुमन की लाश अभी भी कमल के तालाब के नीचे ठंडी भी नहीं हुई थी। उस बंगले में लैवेंडर के तेल की सुगंधित शांति के बिल्कुल विपरीत मीरा एक वास्तविक जीवन के बुरे सपने में जागी। टिन की छत के एक छेद से आती मंद रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ी, जिससे उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसका सिर हथौड़े की तरह दुख रहा था। सीलन की तेज गंध उसकी नाक में घुस गई। साथ में रात की बारिश के बाद नाली से उठती बदबू ने उसे मतली का एहसास कराया। मीरा ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका पूरा शरीर दुख रहा था और उसके सूजे हुए टखने में तेज दर्द ने उसे कराहने पर मजबूर कर दिया। उसने तंग किराए के कमरे के चारों ओर देखा। दीवारों पर पीले धब्बों के साथ उखड़ता हुआ पेंट, कोने में पड़े काले तेल से सने औजार। उसे ये एहसास हुआ कि वो अभी भी जीवित थी, लेकिन एक ऐसे सांसारिक नरक में जी रही थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। राजू सुबह जल्दी कहीं चला गया था। कमरे के बीच में रखी एक डगमगाती प्लास्टिक की मेज पर ठंडी हो चुकी दाल और एक कागज का टुकड़ा था, जिस पर जल्दी में कुछ लिखा था, खा लो और ताकत बनाओ, बाहर मत निकलना। मीरा ने ठंडी दाल की कटोरी को देखा। उसका पेट विरोध में मरोड़ रहा था। उसने अपना पूरा जीवन बढ़िया खाना खाते हुए बिताया था, जिसे उसके निजी रसोइये ने तैयार किया था। ये सड़क का खाना उसके लिए कचरे जैसा था। उसने कटोरी को दूर धकेल दिया। उसका पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा था, लेकिन एक रानी का स्वाभिमान उसे वो खाने की इजाजत नहीं दे रहा था। व्यक्तिगत स्वच्छता की आवश्यकता अचानक एक यातना बन गई। राजू के छोटे से कमरे में अपना शौचालय नहीं था। उसे झुग्गी के अंत में बने सामूहिक शौचालय का उपयोग करना पड़ता था। मीरा ने दांत भींचकर अपने दर्द भरे पैर पर लंगड़ाते हुए अपना चेहरा छिपाने के लिए एक दुपट्टा ओढ़कर बाहर निकली। झुग्गी का गलियारा संकरा और गंदे पानी से चिपचिपा था, जिसमें बिना धुले कपड़ों के ढेर और धुएं वाले कोयले के चूल्हे थे। कुछ गृहिणियों की जिज्ञासु निगाहें जो सब्जियां काट रही थीं, और कुछ शर्टलेस आदमी जो शतरंज खेल रहे थे, उस अजीब लंगड़ाती हुई महिला पर टिक गईं। सामूहिक शौचालय एक असली भयावहता थी। फर्श काई से फिसलन भरा था और दुर्गंध इतनी तेज थी कि मीरा को अपनी सांस रोकनी पड़ी। वो अनाड़ी थी और नहीं जानती थी कि फ्लश करने के लिए एक बड़े ड्रम से पानी कैसे निकालना है। अपने घर में सब कुछ स्वचालित था। हड़बड़ी में उसने गलती से प्लास्टिक का मग गिरा दिया, जिससे एक जोरदार आवाज हुई। पानी गलियारे में छलक गया, जिससे एक गुस्सैल पड़ोसन के पैर गीले हो गए, जो अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। वो तुरंत आगे बढ़ी, मीरा के चेहरे पर उंगली उठाते हुए चिल्लाई, अरे बुढ़िया, कहां से आई है तू इतनी बेवकूफ? एक टॉयलेट भी ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकती। मेरे पैर गीले कर दिए। चलती है तो लंगड़ा कर, और हाथ पैर भी अनाड़ी हैं। राजू तुझे कहां से उठाकर लाया है? उसे सिखाना चाहिए। पड़ोसियों को परेशान मत कर। कठोर, अशिष्ट, अपमानजनक शब्द उस चेयरवुमन के ऊंचे स्वाभिमान में सुइयों की तरह चुभ गए। उसके जीवन में कभी किसी ने उस पर ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं की थी। सार्वजनिक रूप से इस तरह अपमानित होने की तो बात ही छोड़िए। मीरा ने अपना सिर झुका लिया। अपमान के आंसू बह निकले और वो जल्दी से अपने कमरे में लौट आई। गालियां अभी भी उसके पीछे गूंज रही थीं। उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। दीवार के सहारे नीचे खिसक गई और फूट फूट कर रोने लगी। अपनी गरिमा से पूरी तरह से वंचित होने, समाज के सबसे निचले पायदान पर गिरा दिए जाने का एहसास मौत से भी बदतर था। ठीक उसी समय कमरे का दरवाजा खुला। राजू अंदर आया। उसके हाथ में कुछ ब्रेड और बाम की एक बोतल थी। मीरा को जमीन पर रोते हुए, उसके बाल बिखरे हुए और मेज पर दाल की कटोरी अछूती देखकर उसने एक लंबी सांस ली।
दरवाजा बंद किया और उसके सामने बैठ गया। राजू ने न तो उसे सांत्वना दी और न ही कोई दया दिखाई। उसने उसे एक ऐसे व्यक्ति की आंखों से देखा जो जीवन की कठोरता का आदी था। उसकी गहरी आवाज गूंजी, रो चुकी हो? क्या रोने से तुम्हारा पेट भर जाएगा? क्या इससे तुम्हारा दामाद डर जाएगा? मीरा ने ऊपर देखा। उसकी लाल सूजी हुई आंखें तिरस्कार से भरी थीं। मुझे घर ले चलो, मैं अब यहां और नहीं रह सकती। वे मुझे गाली दे रहे थे। ये जगह गंदी और बदबूदार है। मैं एक कंपनी की चेयरवुमन हूं, मैं कोई आवारा बुढ़िया नहीं हूं। राजू फीकी हंसी हंसा, एक कड़वी मुस्कान। यहां हर कोई संघर्ष कर रहा है, हर कोई अपनी अगली रोटी के लिए लड़ रहा है। उनके पास ये सोचने का समय नहीं है कि तुम चेयरवुमन हो या भिखारी। तुमने उन्हें परेशान किया, उन्होंने तुम्हें गाली दी। तुम चाहती हो कि तुम्हारी सेवा की जाए, तुम्हारा सम्मान किया जाए, तो बाहर जाओ और अपने बंगले के लिए एक ऑटो पकड़ो। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, जैसे ही तुम इस दरवाजे से बाहर कदम रखोगी, तुम चेयरवुमन नहीं रहोगी, तुम एक चलती फिरती निशाना होगी। राहुल बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा है ताकि वो तुम्हें तुम्हारी अंतिम यात्रा पर भेज सके। ये कहकर राजू ने बाम की बोतल उसकी गोद में फेंक दी। अपने पैर पर लगाओ, दर्द हो तो खुद ही ध्यान रखो, कोई तुम्हारी सेवा करने वाला नहीं है। और वो दाल, अगर तुम्हें गंदी लगती है तो भूखी रहो। जब तुम्हारा पेट भूख से ऐंठने लगेगा तो वो तुम्हें बढ़िया खाने से भी ज्यादा स्वादिष्ट लगेगी। राजू की क्रूर लेकिन यथार्थवादी बातें मीरा के चेहरे पर ठंडे पानी के एक छींटे की तरह थीं, जिसने उसे जागने पर मजबूर कर दिया। उसने बाम की बोतल उठाई। उसके कांपते हाथों ने ढक्कन खोला। नीलगिरी के तेल की तीखी गंध ने उसके तनाव को कुछ हद तक शांत किया। उसने अपनी स्थिति को समझना शुरू कर दिया। यहां उसके पैसे और पद का कोई मतलब नहीं था। वो केवल अपनी जीवित रहने की प्रवृत्ति और इस अजनबी बेरुखे आदमी के संरक्षण पर भरोसा कर सकती थी। उस घुटन भरे माहौल में लकड़ी के शेल्फ पर रखे एक पुराने रेडियो की कर्कश आवाज ने अचानक उन दोनों के विचारों को तोड़ दिया। राजू ने आवाज को साफ करने के लिए नॉब घुमाया। दोपहर के समाचार उद्घोषक की आवाज जोरदार और स्पष्ट थी। ब्रेकिंग न्यूज, रियल एस्टेट की दिग्गज कंपनी एक्स कॉरपोरेशन में हड़कंप मच गया है, क्योंकि चेयरवुमन श्रीमती मीरा मल्होत्रा कल दोपहर से रहस्यमय तरीके से लापता हैं। अधिकारी सक्रिय रूप से जांच कर रहे हैं। नवीनतम घटनाक्रम में श्रीमती मल्होत्रा के दामाद श्री राहुल ने शेयर धारकों को आश्वस्त करने के लिए अस्थायी रूप से कंपनी का कार्यभार संभाल लिया है। इसके बाद एक संक्षिप्त साक्षात्कार था। राहुल की परिचित आवाज रेडियो तरंगों पर गूंजी, जो दर्द और जिम्मेदारी से भरी लग रही थी। हमारा परिवार बहुत सदमे और दुख में है। मेरी मां हाल ही में गंभीर अवसाद के लक्षण दिखा रही थीं और अक्सर घर से भटक जाती थीं। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि वो सुरक्षित लौट आएं। जहां तक कंपनी की बात है, मैं वादा करता हूं कि मैं उनकी विरासत को बनाए रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। राहुल का हर शब्द उसके दिल में चाकू की तरह चुभ रहा था। मीरा अवसाद में थी, घर से भाग गई थी। वह उसकी अनुपस्थिति को एक व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक मुद्दे के रूप में चित्रित करने के लिए एक आदर्श कहानी गढ़ रहा था, जिससे उसके लिए कानूनी रूप से सत्ता पर कब्जा करने का रास्ता साफ हो गया। क्रोध ने डर पर काबू पा लिया। मीरा एक पागलपन भरी चीख के साथ चिल्लाई, मेज पर रखा गिलास उठाया और उसे रेडियो पर दे मारा। कमीने झूठे, मैं तुम्हें मार दूंगी, मुझे तुम्हें मारना ही होगा। वो दरवाजे की ओर भागी, अपने सूजे हुए दर्द भरे पैर की परवाह किए बिना। लेकिन राजू तेज था। वो आगे बढ़ा और उसके कंधों को कसकर पकड़ लिया, उसे जबरदस्ती बिस्तर पर बिठा दिया। एक अधेड़ उम्र की महिला की ताकत एक मजदूर के मजबूत हाथों का मुकाबला नहीं कर सकती थी। मीरा ने संघर्ष किया, चिल्लाई और राजू के हाथों को खरोंचा। मुझे छोड़ो, मुझे जाकर उसका पर्दाफाश करना है। वो मेरी कंपनी चुरा रहा है, वो मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा रहा है। राजू ने उसे नहीं छोड़ा। उसने उसे कसकर पकड़ लिया, उसकी चीखों से भी ऊंची आवाज में चिल्लाया, चुप हो जाओ। क्या तुम सच में मरना चाहती हो? ध्यान से सुनो।
अगर तुम इस टूटे फूटे हाल में वहां गई तो तुम उससे कैसे लड़ोगी? उसके पास पैसा है, शक्ति है और मीडिया भी उसके नियंत्रण में है। तुम वहां जाकर चिल्लाओगी और वो बस ये कह देगा कि तुम अवसाद के कारण पागल हो गई हो। फिर गार्ड तुम्हें एक पागल खाने में बंद करवा देंगे, तुम्हें जीवन भर के लिए वहां बंद कर देंगे, तुम्हें दवाएं देंगे जब तक तुम सुध बुध खो ना दो, तब तुम्हारी हालत मौत से भी बदतर होगी। पागल खाना शब्द ने मीरा को रोक दिया। उसका शरीर ढीला पड़ गया। राजू ने आगे कहा, उसकी आवाज गहरी, ठंडी और क्रूर लेकिन तर्क से भरी थी। अगर तुम बदला लेना चाहती हो तो तुम्हें अपना दिमाग ठंडा रखना होगा। गुस्सा तुम्हें और जल्दी मरवा देगा। वो एक वफादार बेटे का किरदार निभा रहा है, तुम्हें एक मृत व्यक्ति का किरदार निभाना होगा। केवल एक मृत व्यक्ति ही हत्यारे को लापरवाह बना सकता है। अगर तुम उसका नकाब उतारना चाहती हो तो तुम्हें एक भूत बनना होगा जो उसका पीछा करता है। ठोस सबूत ढूंढो, तभी तुम जीत सकती हो। मीरा ने संघर्ष करना बंद कर दिया। उसकी सांसें तेज थीं, आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। उसने राजू को देखा, फिर अपने कांपते हाथों को। अपने जीवन में पहली बार उसने शक्ति की लाचारी को महसूस किया। उसके आदेश जो कभी आग उगलते थे, अब एक ऑटो वाले की सलाह के सामने बेकार थे। राजू ने उसे छोड़ा, अपनी फटी हुई कमीज को ठीक किया। वो एक कुर्सी पर बैठ गया, एक बीड़ी जलाई, एक लंबा कश लिया और धीरे धीरे धुआं छोड़ा। अब तुम शांत हो? अगर हो तो खा लो, जीने के लिए खाओ, योजना बनाने के लिए जियो। ये लड़ाई कमजोरों के लिए नहीं है और निश्चित रूप से घमंडियों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। इस असंतुलित लड़ाई को शुरू करने के लिए मीरा को सबसे पहले एक शक्तिशाली चेयरवुमन की अपनी छवि को पूरी तरह से मिटाना था। अगली सुबह राजू एक पुरानी कैंची और बाजार से खरीदी हुई एक सस्ती काली हेयर डाई लेकर आया। मीरा टूटे हुए आईने के सामने बैठी अपने लहराते भूरे रंगे बालों को देख रही थी, जिन पर वो हर महीने हजारों रुपए खर्च करती थी। उसने अपनी आंखें बंद की और दृढ़ता से सिर हिलाया। राजू ने अपने खुरदुरे हाथों से, जो आमतौर पर रिंच और पाना पकड़ने के आदी थे, अब अनाड़ीपन से लेकिन सावधानी से उसके लंबे बाल काट दिए। बालों की हर लट नम जमीन पर मुरझाए हुए फूलों की तरह गिरी, साथ में उसके आखिरी गर्व को भी ले गई। उसके बाल अब छोटे, बेतरतीब और काले थे, जिससे उसका चेहरा थका हुआ और 10 साल बूढ़ा लग रहा था। इसके बाद कपड़े आए। उसके रेशमी कपड़े और महंगे सूट अलमारी में गहरे छिपा दिए गए। उनकी जगह उसने एक ढीला ढाला भड़कीले फूलों वाला सूती सलवार कमीज पहना, जो राजू ने पड़ोस की कुछ महिलाओं से मांगा था। उसने झुककर चलना सीखा और अपनी स्वाभाविक रूप से परिष्कृत तेज आवाज को छिपाने के लिए थोड़ा देहाती लहजे के साथ स्थानीय बोली बोलना सीखा। एक गरीब व्यक्ति के रूप में ढलने के शुरुआती दिन एक सच्ची यातना थे। मीरा ने पानी उबालने के लिए कोयले का चूल्हा जलाने की कोशिश की। धुएं ने उसे खांसने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखों और नाक से पानी बहने लगा। उसने जमीन पर बैठकर सब्जियां काटना सीखा, जिससे उसकी सलीके से सवारी हुई उंगलियां काली पड़ गईं। एक बार उसने गलती से राजू का एक कीमती चिप्ट कटोरा तोड़ दिया। उसने बस उसे देखा और चुपचाप साफ कर दिया। उसकी लंबी सांस किसी भी डांट से ज्यादा भारी थी, जिससे उसे लगा कि वो कितनी बेकार है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती भौतिक अभाव नहीं, बल्कि उसके शरीर का विद्रोह था। ठंडे पानी में भीगने और अत्यधिक तनाव के झटके के बाद झुग्गी में तीसरी रात मीरा बीमार पड़ गई। तेज बुखार ने उसे जकड़ लिया। उसका शरीर कोयले की तरह जल रहा था। वो बेहोशी में संख्याओं, अनुबंधों और अपनी बेटी के नाम के बारे में बड़बड़ा रही थी। अपने भ्रम में उसने खुद को काले पानी के बीच में संघर्ष करते हुए देखा, जहां कोई उसे बचाने वाला नहीं था। उस सुबह राजू काम पर जाने के लिए अपनी बाइक निकाल रहा था, लेकिन जब उसने मीरा को एक पतले कंबल के नीचे कांपते हुए देखा तो वो रुक गया। एक सवारी से उसे कुछ रुपए मिलते, जो पूरे दिन के भोजन के लिए काफी होते, लेकिन उसका ज़मीर उसे एक मरती हुई महिला को छोड़ने की इजाजत नहीं दे रहा था।
राजू ने बाइक वापस अंदर रखी, दरवाजा बंद किया और काम से छुट्टी ले ली। वो पास की दवा की दुकान पर बुखार की दवा लेने गया। फिर बाजार से कुछ हरा धनिया और थोड़ा कीमा खरीदा। उस तंग कमरे में बाम की गंध धनिया की खिचड़ी की सुगंध के साथ मिल गई। राजू ने मीरा को उठने में मदद की और धैर्यपूर्वक उसे गर्म खिचड़ी का हर चम्मच खिलाया। खिचड़ी पतली थी, जिसमें केवल कुछ मांस के टुकड़े थे, लेकिन ये दुर्लभ समर्पण के साथ बनाई गई थी। मीरा थोड़ी होश में आई। उसने उस अजनबी आदमी को देखा जिसका चेहरा धूप और हवा से काला पड़ गया था, जो उसके मुंह में रखने से पहले खिचड़ी का हर चम्मच सावधानी से ठंडा कर रहा था। उसने अपने जीवन में बेहतरीन व्यंजन खाए थे, लेकिन वे नौकरों द्वारा परोसे जाते थे। एक औपचारिक अवैयक्तिक रिश्ते में, यहां इस गरीब झुग्गी में दवा के कड़वे स्वाद वाली खिचड़ी में मानवीय गर्मजोशी थी, कुछ ऐसा जो उसका पैसा कभी नहीं खरीद सकता था। राजू ने कुछ ऐसा किया जिसने उसे चकित कर दिया। उसने एक गीले कपड़े से उसके माथे पर पट्टी की। उसने धीरे धीरे उसके माथे और गर्दन पर ठंडा कपड़ा रखा ताकि बुखार कम हो सके। मीरा तकिए में मुंह छुपाकर लेटी रही। आंसू चुपचाप बहकर पीले पड़ चुके तकिए को गीला कर रहे थे। वो दर्द से नहीं, बल्कि गहरी कृतज्ञता से रो रही थी। एक ऑटो वाला, जिसे वो शायद पहले सड़क पर देखती भी नहीं, अब उसकी देखभाल कर रहा था जब वो गिर गई थी, जबकि उसका ग्लैमरस दामाद उसे मारने की कोशिश कर रहा था। जीवन की विडंबना कितनी कड़वी थी। जब बुखार उतर गया तो एक चेयरवुमन की तेज बुद्धि वापस आ गई। मीरा बैठ गई। कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक लौट आई थी। वो जानती थी कि वो हमेशा यहां नहीं छिप सकती। उसे जानकारी चाहिए थी। उसे जानना था कि प्रिया कैसी है और राहुल आगे क्या योजना बना रहा है, लेकिन वो खुद बाहर नहीं जा सकती थी। उसने राजू को देखा, जो कोने में एक टायर का पंक्चर ठीक कर रहा था, और उसके दिमाग में एक साहसिक योजना बनी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मीरा ने दृढ़ आवाज में कहा। मुझे चाहिए कि तुम शेर की मांद में जाओ। राजू ने ऊपर देखा। उसकी भौहें तन गईं। मीरा ने संक्षेप में समझाया। उसे बंगले में घुसपैठ करने के लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत थी, चोरी करने के लिए नहीं, बल्कि निरीक्षण करने के लिए। राजू अपने फटे हाल रूप के साथ एकदम सही आवरण होगा, क्योंकि उच्च वर्ग की नजरों में उसके जैसे मजदूर अदृश्य थे। उन्होंने उसे देखा नहीं, उस पर शक नहीं किया। राजू ने अपने एक पड़ोसी से एक नारंगी रंग की डिलीवरी यूनिफॉर्म और एक डिलीवरी बॉक्स उधार लिया। उसका मिशन एक पैकेज डिलीवर करने का नाटक करना था, जिसके अंदर केवल रद्दी कागज था, मीरा के बंगले के पते पर, सोनिया के नाम पर। यह सबसे तार्किक बहाना था, क्योंकि सोनिया ऑनलाइन शॉपिंग की आदी थी। राजू की पुरानी हीरो स्प्लेंडर बंगले के विशाल लोहे के गेट के सामने रुकी। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी टोपी को नीचे खींचकर अपना चेहरा छिपाया और घंटी बजाई। एक बूढ़ा गुस्सैल गार्ड बाहर आया। उसे तिरस्कार से देखा और पूछा, क्या डिलीवर करना है? राजू ने स्वाभाविक रूप से अभिनय किया। अपना सिर खुजाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैडम के लिए कॉस्मेटिक्स। गेट थोड़ा सा खुला और उसे अंदर जाने की इजाजत दी गई, लेकिन उसे एक कोने में पार्क करना पड़ा। आंगन में खड़े होकर राजू ने चारों ओर देखा। शानदार बंगला अब एक उदास, भारी माहौल से ढका हुआ था। पर्दे खींचे हुए थे, सूरज की रोशनी को रोक रहे थे। लिविंग रूम से एक तीखी चिल्लाने की आवाज आ रही थी। राजू ने अपने बॉक्स को ठीक करने का नाटक किया। धीरे धीरे जमीन से लगी कांच की खिड़की के पास खिसक गया। अंदर का दृश्य देखकर उसने गुस्से को दबाने के लिए अपनी मुट्ठियां भींच लीं। सोनिया, बेशर्म मालकिन, अपनी कमर पर हाथ रखे खड़ी थी और बूढ़ी नौकरानी शांति पर चिल्ला रही थी, जो 20 से अधिक वर्षों से मीरा के परिवार के साथ थी। तुम ये कैसे काम करती हो? तुम एक गिलास संतरे का जूस भी ठीक से नहीं बना सकती। क्या तुम्हें लगता है कि मीरा तुम्हें बचाने के लिए यहां है? मेरी नजरों से दूर हो जाओ, कल से आने की जरूरत नहीं है। शांति ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन जिसने राजू को सबसे ज्यादा दुखी किया, वो कोने में एक कुर्सी पर बैठी युवा लड़की की छवि थी।
वो प्रिया थी, वो राजकुमारी जिसके बारे में मीरा हमेशा चिंता करती थी। प्रिया ने एक मैला नाइट गाउन पहना हुआ था, उसके बाल उलझे हुए थे, उसकी आंखें खुली थीं लेकिन बेजान, एक टूटी हुई गुड़िया की तरह खाली। वो गतिहीन बैठी थी, एक पुराने टेडी बियर को कसकर पकड़े हुए, अस्पष्ट शब्द बड़बड़ा रही थी। राहुल उसके पास से गुजरा, उसने अपनी पत्नी की ओर एक नजर भी नहीं डाली। वो फोन पर जोर जोर से एक प्रोजेक्ट की जमीन बेचने के बारे में बात कर रहा था। उसकी आवाज में खुशी और लालच था। उसने सोनिया के कूल्हे पर भद्दे तरीके से थपथपाया और वे दोनों जोर से हंसे। उनकी क्रूर हंसी उसकी सुध-बुध खो चुकी पत्नी के सामने गूंज रही थी। राजू प्रिया को कोई संकेत देना चाहता था, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी और उसकी हालत बहुत खराब थी। वो जानता था कि अगर उसने अभी कोई जल्दबाजी की तो वो न केवल किसी को नहीं बचा पाएगा बल्कि मीरा की योजना को भी बर्बाद कर देगा। उसने बस हर विवरण को याद किया, प्रिया का सुन्न चेहरा, सोनिया का अहंकार और राहुल की ठंडी क्रूरता। जब राजू गेट से बाहर निकल रहा था तो उसने शांति को देखा, जिसे अभी अभी नौकरी से निकाला गया था। वो अपना पुराना सूटकेस लेकर धीरे धीरे चल रही थी, आंसू पहुंच रही थी। ये था एक जीवित सुराग। राजू ने अपनी बाइक धीमी कर ली। गार्डों का ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए कुछ दूरी तक उसका पीछा किया, फिर पास जाकर एक सवारी की पेशकश करने का नाटक किया। दीदी, सवारी चाहिए? मैं सस्ता लगा दूंगा। शांति चौंक गई और ना में सिर हिलाया। नहीं बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बस स्टॉप तक पैदल चली जाऊंगी। राजू ने अपनी आवाज धीमी की ताकि केवल वो सुन सके। मीरा मैडम ने मुझे आपको लेने भेजा है। मीरा मैडम नाम शांति के शरीर में बिजली की तरह दौड़ गया। वो रुक गई और राजू को घूरने लगी। उसकी आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गईं। राजू ने सिर हिलाया, उसे बाइक पर बैठने का इशारा किया। वो उसे एक जर्जर गली के अंदर स्थित कैफे में ले गया, जहां मीरा एक फटी हुई टोपी से अपना चेहरा छिपाए इंतजार कर रही थी। मालकिन और नौकरानी के बीच का पुनर्मिलन आंसुओं में हुआ। शांति लगभग मीरा के पैरों में गिर जाती जब उसने उसे जीवित देखा, लेकिन मीरा ने उसे रोक लिया। सिसकियों के बीच शांति ने घर में जो कुछ भी हो रहा था वो सब बता दिया। मैडम, प्रिया बिटिया बहुत तकलीफ में है। वे उसे कोई अजीब दवा दे रहे हैं। हर दिन राहुल खुद दूध बनाता है और प्रिया को पीने के लिए मजबूर करता है। उसे पीने के बाद वो सुस्त हो जाती है। जो कोई भी कुछ भी कहता है वो करती है। वो कांपते हाथों से कागजों पर हस्ताक्षर करती है। उसकी आंखें खाली होती हैं। वो किसी को नहीं पहचानती। मैंने चुपके से कूड़ेदान में दवा का पैकेट देखा, सब विदेशी अक्षरों में था। मैं बहुत डर गई हूं। मीरा ने अपने हाथ कसकर भींच लिए। उसके नाखून उसकी त्वचा में चुभ गए। मानसिक दवाएं। वे उसकी बेटी को एक बेजान शरीर में बदलने के लिए ड्रग्स या उच्च शक्ति वाली मनोरोग दवाओं का उपयोग कर रहे थे ताकि वे उसके हस्ताक्षर के माध्यम से संपत्ति पर कानूनी रूप से कब्जा कर सकें। शांति ने एक और चौंकाने वाली खबर का खुलासा किया। मैंने सोनिया को एक ब्रोकर से फोन पर बात करते हुए सुना। वे दक्षिण दिल्ली के पूरे प्रोजेक्ट को सस्ते में बेचने के लिए जल्दी में हैं, ताकि वे नकदी लेकर विदेश जा सकें। वे इसे बेचने के बाद प्रिया को इलाज के लिए स्विट्जरलैंड ले जाने की योजना बना रही हैं। लेकिन मैंने राहुल को ये कहते हुए सुना कि एक बार वहां पहुंचने के बाद एक दुर्घटना से काम हो जाएगा। ये जानकारी एक बिजली के झटके की तरह थी। मीरा चौंक गई, लगभग गिर जाती अगर राजू ने उसके कंधों को न पकड़ा होता। समय समाप्त हो रहा था। राहुल न केवल पैसे चुराना चाहता था, वो उसके परिवार को पूरी तरह से मिटाना चाहता था। वो संपत्ति को ठिकाने लगाने के लिए समय के साथ दौड़ रहा था और प्रिया के जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। मीरा ने ऊपर देखा। उसकी लाल आंखों में अब एक भी आंसू नहीं था, केवल नफरत की आग जल रही थी। एक दुखी मां की कमजोरी गायब हो गई थी। उसकी जगह एक व्यापारिक टाइकून की हिम्मत ने ले ली थी। लेकिन इस बार युद्ध का मैदान बहुत ज्यादा क्रूर था, क्योंकि दांव पर उसकी बेटी की जान थी।
धन्यवाद शांति, तुम अभी के लिए अपने गांव वापस चली जाओ। ये कुछ पैसे रख लो। मीरा ने नौकरानी के हाथ में कुछ मुड़े तुड़े नोट थमा दिए जो उसने राजू से उधार लिए थे। मैं वादा करती हूं कि मैं हम सभी के लिए न्याय वापस लाऊंगी। जब शांति चली गई तो मीरा राजू की ओर मुड़ी। उसका चेहरा कठोर, ठंडा और दृढ़ था। हम बस बैठकर सबूत के गिरने का इंतजार नहीं कर सकते, हमें हमला करना होगा। मैं राहुल की कमजोरी जानती हूं। वो बहुत सावधान है, लेकिन वो बेहद अहंकारी भी है। वो अक्सर अपनी मालकिन के सामने अपनी उपलब्धियों का बखान करता है जब वे अकेले होते हैं। राजू, क्या तुम एक और भी खतरनाक काम करने की हिम्मत करोगे? राजू ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब दृढ़ता थी। आप बताइए, मेरी जान सस्ती है, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने बुराई को जीतने नहीं दूंगा। मीरा राजू के कान के पास झुकी और अगली योजना फुसफुसाई। एक जोखिम भरी योजना जो दुश्मन की लापरवाही पर दांव लगा रही थी। ठीक उसी जगह जहां वे सबसे सुरक्षित महसूस करते थे, राहुल की शानदार कार में, रात का अंधेरा सड़क के किनारे के कैफे पर छा गया। लेकिन उस अंधेरे में न्याय का एक गठबंधन चुपचाप अपनी तलवारें तेज कर रहा था। लक्ष्य वो शानदार कार थी जिसे राहुल अक्सर इस्तेमाल करता था। राहुल जैसे अहंकारी और दिखावा करने वाले व्यक्ति के लिए कार सिर्फ एक वाहन नहीं थी, ये एक चलता फिरता किला था, एक निजी स्थान जहां वो खुद को राजा महसूस करता था, जहां वह अपने पाखंडी नकाब को उतारकर एक लालची राक्षस बन सकता था। वह अक्सर सोनिया को अपने साथ संदिग्ध व्यापारिक बैठकों या बस अय्याशी के लिए ले जाता था। उसका अत्यधिक आत्मविश्वास ही उसकी घातक कमजोरी थी। राजू ने अगली दोपहर उस कॉर्पोरेट टॉवर के आसपास घूमते हुए बिताई। एक थके हुए लॉटरी टिकट विक्रेता के भेष में अपनी टोपी को नीचे खींचकर अपना चेहरा छिपाते हुए उसने राहुल की गतिविधियों पर नजर रखी। शाम लगभग 7 बजे कार बेसमेंट से निकली और दक्षिण दिल्ली के एक प्रसिद्ध नाइट क्लब की ओर बढ़ी, जो अमीर और अय्याश लोगों का अड्डा था। राजू अपनी पुरानी हीरो स्प्लेंडर पर एक सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए शाम के व्यस्त ट्रैफिक में घुल मिल गया। नाइट क्लब के सामने नीली और लाल नियन रोशनी चमक रही थी और तेज संगीत सड़क तक सुनाई दे रहा था। राहुल कार से उतरा, सोनिया को अपनी बाहों में लिए दोनों हंस रहे थे। उसने अपनी चाबियां एक वैलेट को फेंक दीं और सीधे अंदर चला गया। ये एक सुनहरा अवसर था, लेकिन वीआईपी पार्किंग में कार तक पहुंचना आसान नहीं था। राजू को तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक कि वैलेट एक सिगरेट बेचने वाली लड़की से बात करने में व्यस्त नहीं हो गया। एक कबाड़ी वाले के भेस में जो बियर के खाली डिब्बे ढूंढ रहा था, राजू चमचमाती कार के नीचे खिसक गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। पसीने से उसकी पीठ भीग गई थी। एक कुशल मैकेनिक के तेज हाथों से उसने एक छोटा चुंबकीय रिकॉर्डिंग डिवाइस, जिसे उसने अपनी लगभग सारी बचत से खरीदा था, यात्री सीट के नीचे गहराई में लगा दिया, जहां उसे ढूंढना मुश्किल था, लेकिन जहां से वो कार के अंदर की बातचीत को स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड कर सकता था। काम पूरा करने के बाद राजू चुपचाप बाहर निकल गया और शक को दूर करने के लिए कुछ राहगीरों को लॉटरी टिकट बेचने लगा। उसे नहीं पता था कि ये साहसी कार्य एक घातक लड़ाई की पहली गोली थी जो शुरू होने वाली थी। अगले 2 दिन मीरा के लिए एक सदी की तरह लंबे थे। वो अपने किराए के कमरे में बैठी थी। उसका पेट चिंता से जल रहा था। दरवाजे पर हर आवाज उसे चौंका देती थी। उसे डर था कि राजू पकड़ा जाएगा, योजना का पर्दाफाश हो जाएगा और राहुल सबूत इकट्ठा करने से पहले प्रिया को नुकसान पहुंचाएगा। राजू ने बाहर से शांत रहने का नाटक किया, लेकिन उसकी आंखें हमेशा सतर्क रहती थीं। दूसरे दिन की शाम को उसने रिकॉर्डर को वापस लाने का फैसला किया। राहुल एक नदी के किनारे के रेस्टोरेंट में मेहमानों के साथ था। यहां की पार्किंग ज्यादा अंधेरी और सुनसान थी, जो काम के लिए सुविधाजनक थी लेकिन जोखिम भरी भी। राजू फिर से कार के पास पहुंचा। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि उसने रिकॉर्डर नहीं निकाल लिया और पीछे हटने वाला था।
एक तेज हेडलाइट अचानक उस पर पड़ी, साथ ही एक अलार्म बजा। राहुल की कार से नहीं, बल्कि एक दूसरी कार से, जो अभी अभी पार्किंग में आई थी। उस कार के डैश कैम ने अनजाने में एक आदमी की छवि रिकॉर्ड कर ली, जो राहुल की कार के पास झुका हुआ था। पार्किंग का गार्ड, जो ऊँग रहा था, रोशनी और संदिग्ध व्यक्ति को देखकर जाग गया। चोर, चोर, शीशा तोड़ रहा है। एक चीख ने रात की शांति को भंग कर दिया। दिल्ली में महंगी कारों के साइड मिरर चोरी होना एक बड़ी समस्या थी, इसलिए गार्डों की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। 3-4 गार्ड लाठियां लेकर दौड़े। राजू जानता था कि वो समझा नहीं सकता और उसे पकड़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि उसकी जेब में रिकॉर्डर सब कुछ बता देगा। वो अपनी जान बचाने के लिए भागा, रेस्टोरेंट के पीछे की नुकीली टिन की बाड़ पर चढ़ गया और नदी के किनारे की झाड़ियों में कूद गया। पीछा करने वालों के कदमों की और गालियों की आवाजें गूंज रही थीं। राजू कीचड़ में फिसल गया। नुकीले कांटों ने उसके पैर को चीर दिया, लेकिन उसने दर्द को सहते हुए घनी जलकुंभी के बीच से रेंगकर अपनी जान बचाई। हालांकि राजू बच गया था, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। राहुल रेस्टोरेंट से बाहर आया, नाराज था क्योंकि उसकी पार्टी बाधित हो गई थी। जब उसने गार्डों से सुना कि किसी ने उसकी कार का शीशा तोड़ने की कोशिश की, तो उसने संदेह से भौहें सिकोड़ ली। एक अपराधी की संदिग्ध प्रकृति ने उसे एक आकस्मिक संयोग पर विश्वास नहीं करने दिया। उसने रेस्टोरेंट के सुरक्षा कैमरे की फुटेज और उस कार से वीडियो फाइल मांगी, जिसने राजू पर रोशनी डाली थी। अपने बंगले के ऑफिस में बैठकर राहुल ने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर धुंधली वीडियो को बार बार देखा। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी, चोर की छवि को बड़ा किया। एक दुबला पतला आदमी, सांवली त्वचा और विशेष रूप से एक जानी पहचानी फटी हुई कमीज। उसने अपनी याददाश्त पर जोर दिया और फिर उसके दिमाग में एक बिजली कौंधी। ये वही डिलीवरी बॉय था, और इससे भी पहले ये आदमी उस कमल के तालाब के पास मंडराने वाले मोटरसाइकिल सवार जैसा लग रहा था, जिस दिन मीरा के साथ दुर्घटना हुई थी। तो ये तुम हो? राहुल अपने दांतों के बीच से फुसफुसाया। उसने अपनी विस्की का गिलास दीवार पर दे मारा। उसे एहसास हुआ कि वो किसी छोटे मोटे चोर से नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति से निपट रहा था जो चुपके से उस पर नजर रख रहा था। उसने तुरंत एक स्थानीय गैंगस्टर को फोन किया जिसे वो पालता था। मैं तुम्हें एक बाइक का नंबर और एक आदमी का हुलिया भेज रहा हूं, उसे मेरे लिए ढूंढो। पूरी दिल्ली छान मारो। मैं चाहता हूं कि वो गायब हो जाए और पता करो कि वो अपने पीछे किस चूहे को छिपा रहा है। इस बीच गरीब झुग्गी में माहौल दम घुटने वाला था। राजू कीचड़ से लथपथ लंगड़ाते हुए लौटा। उसके पैर से खून बह रहा था। मीरा घबरा गई, लेकिन राजू ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया और अपनी जेब से छोटा रिकॉर्डर निकाला। उसे मेज पर एक खजाने की तरह रख दिया। सुनो, ये रहा। दोनों ने रिकॉर्डर के पास सिर झुकाया, सांस रोके इंतजार कर रहे थे। कुछ स्थिर शोर के बाद राहुल की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दी, कार के इंजन और नरम संगीत के साथ मिली हुई। तुम क्यों चिंता करती हो? वो बुढ़िया अब तक मछलियों के पेट में होगी। मैंने उस तालाब की अच्छी तरह से जांच की थी। वो सुनसान है, कोई वहां नहीं जाता। राहुल की हंसी ठंडी और डरावनी थी। सोनिया की चुलबुली आवाज ने जवाब दिया, लेकिन तुम्हारी पत्नी वो प्रिया आज अपनी माँ से मिलने की जिद कर रही थी। मुझे डर है कि अगर दवा का असर खत्म हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। चिंता मत करो, राहुल ने उसे बीच में टोका। उसकी आवाज कठोर और क्रूर हो गई। मैंने आज रात उसके दूध में दवा की खुराक बढ़ा दी है। कल आखिरी दिन है। मैं उसे पूर्वी दिल्ली के प्रोजेक्ट के कागजों पर साइन करवाऊंगा। साइन करने के बाद मैं उसे उसकी मां के पास भेज दूंगा। एक पागल लड़की को जीने का क्या हक है? तब सब कुछ हमारा होगा। ये सुनकर मीरा का पूरा शरीर कांपने लगा, डर से नहीं बल्कि अत्यधिक दर्द से। उसने अपना मुंह ढक लिया ताकि चीख न निकले। उसका दामाद न केवल उसे मार रहा था, बल्कि वो कल ही उसकी बेटी को मौत के घाट उतारने की योजना बना रहा था। पवित्र मातृत्व को कुचला गया था, विश्वास को धोखा दिया गया था। सब कुछ एक विस्फोटक में बदल गया था जो फटने के लिए तैयार था।
उसने राजू को देखा। उसकी लाल आंखों में खून की धारियां थीं। राजू, अब हम क्या करें? मेरी बेटी। वो मरने वाली है। राजू जवाब दे पाता उससे पहले ही गली के कोने से एक जोरदार आवाज ने झुग्गी की रात की शांति को भंग कर दिया। भारी बाइकों के इंजनों की गड़गड़ाहट, तेज आवाज वाले एग्जॉस्ट और निवासियों की घबराई हुई चीखें। कहां है 53 नंबर की हीरो स्प्लेंडर? कहां है? उस कमीने को बाहर निकालो। राजू का चेहरा पीला पड़ गया। वो खिड़की की ओर भागा और बाहर झांका। गली की पीली रोशनी में टैटू वाले, हाथों में चमकदार तलवारें लिए हुए युवकों का एक झुंड लोगों को ढूंढने के लिए पागलों की तरह झोपड़ियों को तोड़ रहा था। उनका नेता वही हट्टा कट्टा गुर्गा था जिसने मीरा को तालाब में धकेला था। उन्होंने अंडरवर्ल्ड के अपने व्यापक नेटवर्क की बदौलत ये जगह ढूंढ ली थी। वे आ गए हैं, मीरा जी भागो। राजू वापस मुड़कर चिल्लाया। उसने जल्दी से मीरा पर एक जैकेट डाली, रिकॉर्डर को अपनी छाती की जेब में रखा और उसे पिछले दरवाजे से बाहर धकेल दिया। जैसे ही सड़ा हुआ लकड़ी का दरवाजा खुला, एक गैंगस्टर ने उन्हें देख लिया। वो रहा बॉस, पकड़ो उसे। राजू ने बिना किसी हिचकिचाहट के मीरा को पीछे के आंगन में खड़ी अपनी पुरानी हीरो स्प्लेंडर पर बिठाया। एक जोरदार किक के साथ पुरानी बाइक, जैसे कि स्थिति की गंभीरता को समझ गई हो, एक गड़गड़ाहट के साथ आगे बढ़ी। गैंगस्टरों ने तुरंत पीछा करना शुरू कर दिया। पीछा शुरू हो गया। संकरी, भूल भुलैया जैसी गली, जो आमतौर पर अजनबियों के लिए एक दुस्वप्न थी, अब राजू का एकमात्र लाभ बन गई। उसने अपनी बाइक को कचरे के ढेरों और बेतरतीब ढंग से रखे स्टोनों के बीच से निकाला, निवासियों द्वारा अतिक्रमण किए गए गमलों से बचते हुए। धातु के टकराने की आवाजें। जब ब्रेक पैडल खुरदुरे कंक्रीट पर घिसटता था तो चिंगारियां निकलती थीं। मीरा पीछे कस कर राजू की कमर पकड़े बैठी थी, अपनी आंखें बंद किए हुए अपने कानों के पास से गुजरती हवा और पीछे की बाइकों से आती गर्मी को महसूस कर रही थी। मुख्य सड़क पर भारी बाइकों वाले गैंगस्टर करीब आने लगे। एक ने पास आकर मीरा पर एक घातक वार किया। एक अनुभवी सड़क सेनानी की सजगता के साथ राजू ने बाइक को झुकाकर वार से बचा लिया, लेकिन तेज ब्लेड फिर भी उसकी कमीज के कंधे को चीर गया, जिससे उसकी त्वचा पर एक लंबा घाव हो गया। ताजा खून बह निकला, उसकी आस्तीन को भिगो दिया। लेकिन राजू ने गति कम नहीं की। वो जानता था कि अगर वो अभी रुका तो वे दोनों सैकड़ों टुकड़ों में काट दिए जाएंगे। कसकर पकड़ो, राजू चिल्लाया, दर्द को सहते हुए, और एक भीड़ भरे रात के बाजार की गली में मुड़ गया। रात के बाजार की अराजकता ने उनकी जान बचाई। राजू की बाइक मछली और सब्जियों के स्टॉलों के बीच से गुजरी, जिससे स्टॉल गिर गए। विक्रेता चिल्लाए। ग्राहक दोनों तरफ हट गए। पीछे के गैंगस्टर भीड़ और अप्रत्याशित बाधाओं के कारण धीमे हो गए। इस कीमती अवसर का लाभ उठाते हुए राजू ने अपनी बाइक की लाइट बंद कर दी और संकरे रास्तों से गुजरा। वो एक निचले पुल के नीचे से निकला जहां से वे नहीं गुजर सकते थे, और फिर बाहरी इलाके के घने अंधेरे में गायब हो गया। लगभग 1 घंटे तक भागने के बाद जब उसे यकीन हो गया कि उसने पीछा करने वालों को पीछे छोड़ दिया है, राजू ने अपनी बाइक को एक बंजर जमीन पर मोड़ दिया, जहां एक पुराना वीरान मंदिर घनी घास के बीच में छिपा हुआ था। ये वो जगह थी जहां वो अक्सर अपनी जवानी के दिनों में सोने के लिए आता था, एक गुप्त स्थान जिसे कोई नहीं जानता था। जैसे ही बाइक रुकी, राजू लड़खड़ा कर गिर गया। उसके कंधे पर घाव गहरा था और खून बहकर उसकी पीठ को भिगो रहा था। मीरा घबराकर उसे सहारा देने के लिए दौड़ी। उसके कांपते हाथ उसके उद्धारकर्ता के खून से सने हुए थे। राजू, तुम ठीक हो? हे भगवान, कितना खून बह रहा है। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। उसने जल्दी से अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और उसके घाव पर पट्टी करने की कोशिश की। मंदिर की टूटी हुई छत से आती मंद चांदनी में उसने उस आदमी का पीला चेहरा देखा, जो अभी भी एक कमजोर मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था। मैं अभी तक नहीं मरा हूं मैडम, राजू ने हांफते हुए कहा। यह सिर्फ एक सतही घाव है, महत्वपूर्ण ये है। उसने अपनी छाती की जेब पर हल्के से थपथपाया, जहां रिकॉर्डर रखा था।
उसकी बेटी को बचाने और राहुल के आपराधिक साम्राज्य को गिराने के लिए महत्वपूर्ण सबूत ये हमारे पास है। कल आप सब कुछ वापस पालेंगी। उस अजनबी गरीब आदमी को देखते हुए, जिसका उससे कोई खून का रिश्ता नहीं था, फिर भी उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया, मीरा फूट फूट कर रो पड़ी। ये उन दिनों की तरह नफरत के आंसू नहीं थे, बल्कि जागृति और असीम कृतज्ञता के आंसू थे। उस जीवन मृत्यु के क्षण में उसे एहसास हुआ कि एक व्यक्ति का मूल्य उसके कपड़ों या उसके बैंक खाते में पैसे से नहीं, बल्कि उसके सीने में धड़कते हुए दिल से होता है। क्यों? तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? उसने सिसकते हुए पूछा। राजू ने उसे देखा। उसकी आंखें नर्म, ईमानदार और सरल थीं। क्योंकि आप एक मां हैं, और क्योंकि मुझे विश्वास है कि अच्छाई का फल अच्छा ही होता है। इस दुनिया में बहुत अन्याय है। मैं बुराई को हमेशा जीतते हुए नहीं देखना चाहता। राजू के कंधे से खून अभी भी रिस रहा था। फटे हुए कपड़े की पट्टी को भिगोकर उसकी पीठ का एक हिस्सा लाल कर रहा था। टूटी हुई छत के दरारों से आती मंद रोशनी में मीरा ने अपने उद्धारकर्ता का पीला चेहरा देखा। दर्द से पसीना बह रहा था। अपने 55 साल के शानदार और गणनात्मक जीवन में पहली बार मीरा ने किसी चीज को खोने का इतना डर महसूस किया था। पैसे या शक्ति को नहीं, बल्कि इस अजनबी आदमी को खोने का डर, जो उसके लिए गिर सकता था। वो मंदिर के एक कोने में सिमटी बैठी थी। राजू का खुरदुरा कठोर हाथ कसकर पकड़े हुए देर से माफी के शब्द बड़बड़ा रही थी। ऐसे शब्द जो उसने अपने वैभव के शिखर पर कभी नहीं सोचे थे कि उसे एक ऑटो वाले से कहने पड़ेंगे। लेकिन राजू ने दुख को लंबा नहीं चलने दिया। वो दर्द को सहते हुए उठा। उसकी आवाज कमजोर लेकिन दृढ़ थी। अब रोना बंद करो। आंसू इस समय समस्या का समाधान नहीं करेंगे। राहुल रुकेगा नहीं। अब हमारे पास सबूत हैं, लेकिन हम इसे किसे दें, ये महत्वपूर्ण है। क्या तुम अपने इलाके की पुलिस पर भरोसा करती हो, या उसने उन सबको खरीद लिया है? राजू के सवाल ने मीरा को एक ठंडे पानी के झटके की तरह जगा दिया। उसने अपने आंसू पोंछे। एक चेयर वुमन की तेज नजरें लौट आईं। वो जानती थी कि राहुल के पास जो दौलत है, उससे वो आसानी से स्थानीय स्तर पर लालची लोगों का मुंह बंद कर सकता है। अगर उन्होंने गलत जगह सबूत जमा किए तो ये रिकॉर्डर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और उनकी जान भी चली जाएगी। उसने अपनी यादों में उन भरोसेमंद रिश्तों को खंगाला, जिन्होंने व्यापार और राजनीति के धोखे भरे संसार में अपनी ईमानदारी बनाए रखी थी। कमिश्नर सिंह, मीरा ने कहा। उसकी आंखें चमक उठीं। वो मेरे पुराने सहपाठी हैं। उन्होंने एक बार मेरे पिता का एहसान माना था। वो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, और वो आर्थिक अपराधियों और बेईमान लोगों से सख्त नफरत करते हैं। केवल उनके पास ही इस मामले को फिर से खोलने का अधिकार और साहस है, बिना राहुल की शक्ति से डरे। फैसला जल्दी लिया गया, मंद चांदनी में। मीरा ने राजू के नोटबुक से एक पन्ना फाड़ा और एक पुरानी बॉल पेन से एक पत्र लिखा। उसकी लिखावट भावनाओं से कांप रही थी, लेकिन सामग्री मजबूत थी। अपने दामाद के सभी अपराधों का खुलासा, साथ ही गवाह के लिए गुप्त सुरक्षा का अनुरोध। उसने पत्र, रिकॉर्डर और राजू द्वारा पाए गए दवा के पैकेट को एक प्लास्टिक की थैली में रखा और उसे कसकर बांध दिया। मैं नहीं जा सकती। मीरा ने अपने सूजे हुए पैर को बेबसी से देखा। और अगर मैं अभी सामने आई तो वे कमिश्नर सिंह से मिलने से पहले ही मुझे मार डालेंगे। राजू समझ गया। उसने थैली ली और उसे अपनी बनियान के अंदर अपनी छाती के पास छिपा लिया। मुझे जाने दो, तुम यहीं रुको जब तक मैं या पुलिस न आ जाए। बिल्कुल बाहर मत निकलना। मैं वादा करता हूं, चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े, मैं इसे कमिश्नर सिंह के हाथों में पहुंचा दूंगा। राजू का लंगड़ाता हुआ साया बाइक को मंदिर से बाहर ले जाते हुए घने अंधेरे में विलीन हो गया। मीरा ने उसे जाते हुए देखा। उसका दिल डूब रहा था। वो आदमी अपने कंधे पर ताजा घाव के साथ अकेले ही शेर की मांद में जा रहा था, उसके पूरे परिवार की जान अपने कंधों पर लिए हुए। राजू का पुलिस मुख्यालय तक का सफर एक तनावपूर्ण मानसिक खेल था।
उसने मुख्य सड़कों से बचने की हिम्मत नहीं की। गैंगस्टरों की नजरों से डरते हुए वो संकरी गलियों और सुबह के सुनसान बाजारों से गुजरा। हर झटके के साथ उसके कंधे का घाव खुल जाता, खून फिर से रिसने लगता, दर्द उसके दिमाग तक पहुंच जाता। कई बार खून की कमी से उसका सिर चकराया, लेकिन मीरा की हताश आंखें और प्रिया का बेजान चेहरा उसे एक अदृश्य शक्ति देता रहा, जिससे उसका हाथ कांपने से बच गया। जब वो पुलिस मुख्यालय के गेट पर पहुंचा तो वो सीधे अंदर नहीं गया। उसने ध्यान से देखा। जब उसने कमांडर की परिचित नीली बत्ती वाली कार को अंदर जाते देखा, तभी वो पास गया। उसके फटे हाल, खून से लथपथ रूप ने गेट के गार्डों को सतर्क कर दिया, जिन्होंने उसे शराबी समझकर भगाने की कोशिश की। लेकिन जब राजू ने दृढ़ता से कमिश्नर सिंह का नाम पुकारा और कहा कि उसके पास एक बड़े कॉरपोरेशन से जुड़े एक हत्या के मामले का सबूत है, तो उनका रवैया बदल गया। 5 मिनट बाद कमिश्नर के निजी ऑफिस में सिंह, एक दृढ़ चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने पुराने दोस्त का पत्र पकड़ा। उन्होंने हर शब्द पढ़ा। उनका चेहरा कठोर हो गया, उनके माथे पर नसें उभर आईं। उन्होंने रिकॉर्डिंग चलाई। राहुल की क्रूर आवाज और सोनिया की चुलबुली हंसी गूंजी, जिसने कमरे की शांत गरिमा को भंग कर दिया। जब टेप खत्म हुआ तो कमिश्नर सिंह ने जोर से मेज पर हाथ मारा। उनका दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। जानवर! वो चिल्लाए। उन्होंने राजू की ओर देखा, जो थकावट से कुर्सी पर झुका हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उनकी आंखों में गहरा सम्मान था। तुमने एक अविश्वसनीय काम किया है बेटे। तुमने सिर्फ एक जान नहीं बचाई है। चिंता मत करो, अब से न्याय अपना काम करेगा। तुरंत एक गुप्त जांच शुरू की गई। राजू द्वारा लाए गए दवा के पैकेट की त्वरित जांच से पता चला कि ये एक अत्यंत शक्तिशाली नींद की गोली थी, जिसका खुले बाजार में बिकना प्रतिबंधित था। लंबे समय तक उच्च खुराक में उपयोग करने से स्थायी तंत्र का क्षति या मृत्यु भी हो सकती थी। निगरानी का आदेश दिया गया, लेकिन कमिश्नर सिंह ने तुरंत गिरफ्तारी न करने का फैसला किया। हमें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा ताकि वे इनकार न कर सकें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें बेटी की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। मीरा द्वारा पहले से तैयार की गई जवाबी हमले की योजना के अनुसार अंतिम वार करने से पहले वो चाहती थी कि दुश्मन उस अत्यधिक भय का स्वाद चखे जो उसने उस ठंडे कमल के तालाब के तल में सहा था। वो उनके हौसले को तोड़ना चाहती थी, उन्हें घबराहट में डालकर उनकी घातक गलतियों को उजागर करना चाहती थी। और राजू घायल होने के बावजूद इस मनोवैज्ञानिक युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन शानदार बंगले में सोनिया लिविंग रूम में अपने नाखूनों को फाइल कर रही थी, सीटी बजा रही थी। वो असली मालकिन बनने और विशाल संपत्ति को नियंत्रित करने के सपने देख रही थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। एक लॉटरी बेचने वाले बच्चे ने, जिसे राजू ने भेजा था, गेट के नीचे से एक बिना मुहर वाला लिफाफा खिसका दिया। सोनिया ने उत्सुकता से उसे खोला। अंदर कोई पत्र नहीं था, केवल एक मोती जड़ा हुआ हेयर क्लिप था। सोनिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत पहचान लिया, ये वही हेयर क्लिप था जो मीरा ने उस दिन पहना था जब उसे तालाब में धकेला गया था। सोनिया एक चीख के साथ चिल्लाई। हेयर क्लिप को दूर फेंक दिया, जैसे कि वो एक जहरीला सांप हो। राहुल ऊपर से नीचे भागा और अपनी मालकिन को जमीन पर पड़े उस सबूत की ओर इशारा करते हुए कांपते हुए देखा। उसने उसे उठाया, उसके हाथ भी हल्के से कांपने लगे। ये हेयर क्लिप कीचड़ के नीचे उस बुढ़िया की लाश के साथ होना चाहिए था। ये यहां कैसे आया? ये यहीं नहीं रुका। शाम को राहुल के फोन पर एक अज्ञात नंबर से एक संदेश आया। कोई धमकी नहीं, बस एक पंक्ति, कमल के तालाब का पानी बहुत ठंडा है। बेटा, राहुल ने गुस्से में अपना फोन तोड़ दिया। वो अपने गार्डों पर चिल्लाया, कौन मेरे साथ खेल रहा है? सारे सुरक्षा कैमरे देखो। लेकिन कैमरे केवल धुंधली, अस्पष्ट आकृतियों को ही रिकॉर्ड कर पाए, जो भूतों की तरह दिखाई और गायब हो रही थीं। एक अदृश्य भय बंगले के हर कोने में घुसने लगा। सोनिया, जो अंधविश्वासी थी, को मतिभ्रम होने लगा।
उसे पर्दों के पीछे मीरा का साया दिखाई देता। रात में गलियारे में ऊंची एड़ी के जूतों की आवाज सुनाई देती। वो अकेले सोने से डरती थी, राहुल से चिपकी रहती थी, रोती थी और जाने की मांग करती थी। राहुल, क्या वो बदला लेने के लिए वापस आ गई है? चलो ये सब रोक देते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। राहुल ने सोनिया को एक जोरदार थप्पड़ मारा। चुप रहो। भूत प्रेत कुछ नहीं होता। कोई मेरे साथ बिल्ली चूहे का खेल खेल रहा है। अगर तुम बकवास करती रही तो मैं तुम्हें सड़क पर फेंक दूंगा। हालांकि वो जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर राहुल भी हिल गया था। वो भूतों से नहीं, बल्कि लोगों से डरता था। उसे डर था कि उसका राज खुल गया है। उसे अपने आसपास के सभी लोगों पर शक होने लगा, माली से लेकर नए ड्राइवर तक। घबराहट ने उसके और सोनिया के शैतानी गठबंधन में दरारें पैदा कर दीं। वे एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। घर का माहौल एक तनी हुई डोरी की तरह था जो टूटने वाली थी। राहुल को एहसास हुआ कि वो और इंतजार नहीं कर सकता। उसे लगा कि फंदा कस रहा है। उसे तुरंत सारी संपत्ति को कानूनी रूप देना था और भाग जाना था, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए मीरा की लाश की जरूरत थी, या कम से कम उसकी मौत की कानूनी पुष्टि। अपनी हताशा और पागलपन में राहुल ने एक साहसिक और सबसे क्रूर फैसला किया, एक नकली अंतिम संस्कार का आयोजन करना। उसने ये अफवाह फैलाई कि मीरा के शत विक्षतवशेष और सामान एक दूर की नदी में पाए गए हैं, जो एक दुर्घटना का परिणाम प्रतीत होता है। उसने पैसे और शक्ति का उपयोग करके फोरेंसिक रिपोर्ट में हेरफेर किया। भ्रष्ट अधिकारियों को रिश्वत दी ताकि जल्दी से मृत्यु प्रमाण पत्र मिल सके। 2 दिनों में कॉर्पोरेट टावर के मुख्य हॉल में एक भव्य अंतिम संस्कार की योजना बनाई गई। ये उसका अंतिम नाटक होगा, एक वफादार बेटे की भूमिका निभाने के लिए, जनता की सहानुभूति हासिल करने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मीरा की शक्ति को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए। साथ ही प्रिया का भाग्य भी तय हो गया। राहुल ने सोनिया के साथ चर्चा की। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। अंतिम संस्कार के ठीक बाद मैं प्रिया को स्विट्जरलैंड ले जाऊंगा। यह कहकर कि वो अपनी मां को खोने के सदमे के बाद मनोवैज्ञानिक उपचार के लिए जा रही है। एक बार वहां पहुंचने के बाद एक ओवरडोज इंजेक्शन से काम हो जाएगा। ये ऐसा लगेगा जैसे उसने दुख के कारण आत्महत्या कर ली। साफ सुथरा, कोई निशान नहीं। उसे नहीं पता था कि उसकी हर बात, हर योजना पर नजर रखी जा रही थी। गरीब झुग्गी में राजू अपनी बंधी हुई बाह के साथ और मीरा सब होने वाले भव्य अंतिम संस्कार के बारे में समाचार सुन रहे थे। मीरा अब रो नहीं रही थी, उसकी आंखें सूखी थीं, लेकिन उनकी गहराई में एक इस्पाती दृढ़ संकल्प था। उसने ऑनलाइन समाचार में अपने ही अंतिम संस्कार का निमंत्रण देखा। उसके होठों पर एक कड़वी लेकिन गर्व भरी मुस्कान थी। वह मेरे लिए अंतिम संस्कार करना चाहता है, मीरा ने कहा। उसकी गहरी आवाज छोटे से कमरे में गूंजी। ठीक है, मैं आऊंगी, लेकिन ताबूत में लेटने के लिए नहीं, बल्कि उसके भविष्य को कब्र में दफनाने के लिए। राजू उठा, अपनी पुरानी कमीज पहनी। उसका घाव अभी भी दुख रहा था, लेकिन उसके अंदर का जोश जल रहा था। वो जानता था कि अंतिम लड़ाई शुरू होने वाली है। ये सिर्फ एक अमीर महिला के लिए संपत्ति वापस पाने की लड़ाई नहीं थी। ये इस बात की पुष्टि करने की लड़ाई थी कि पैसा लालची लोगों के लिए कानून खरीद सकता है, लेकिन ये कभी भी लोगों के दिलों में न्याय नहीं खरीद सकता। वो मीरा की ओर मुड़ा और दृढ़ता से सिर हिलाया। तैयार हो जाइए मैडम, पर्दा उठाने का समय आ गया है। बाहर एक और तूफान आ रहा था। बिजली आसमान में कौंध रही थी, जैसे युद्ध के ढोल बज रहे हों। ये संकेत देते हुए कि जो बोया है उसे काटने का समय आ गया है। कॉर्पोरेट टावर का मुख्य हॉल, जो आमतौर पर व्यस्त कर्मचारियों से भरा रहता था, आज एक डरावने सफेद मातम में डूबा हुआ था। शक्तिशाली स्पीकरों से निकलती उदास, शोकपूर्ण धुन हर कोने में गूंज रही थी, जिससे एक उदास, ठंडा माहौल बन गया था। महंगे सफेद ऑर्किड के गुलदस्ते, जो मीरा को कभी पसंद नहीं थे, रास्ते के दोनों ओर कतार में लगे थे, जिनकी तेज गंध घुटन भरी थी।
राहुल ने इस अंतिम नाटक को एक भव्य मीडिया इवेंट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सैकड़ों मेहमान, जिनमें भागीदार, अधिकारी और यहां तक कि कंपनी के हिस्से पर नजर गड़ाए अवसरवादी भी शामिल थे, सभी एक अच्छी तरह से अभ्यास किए गए औपचारिक दुख के साथ मौजूद थे। मंच के केंद्र में मीरा की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर के बगल में राहुल खड़ा था। उसने एक अच्छी तरह से सिला हुआ काला सूट पहना था। उसकी आस्तीन पर एक काला शोक बैंड था। उसका चेहरा झुका हुआ था। उसके कंधे कांप रहे थे, जैसे वो एक असहनीय नुकसान के दर्द को दबाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन उसके बालों के नीचे छिपी उसकी आंखों में एक पागलपन भरी जीत नाच रही थी। उसने अपनी घड़ी देखी। समारोह के समाप्त होने तक मिनटों की उल्टी गिनती कर रहा था, जब खाली ताबूत, इस बहाने से कि शरीर खत विक्षिप्त था, सील कर दिया जाएगा और दाह संस्कार के लिए ले जाया जाएगा, तो मीरा के सभी निशान शून्य में विलीन हो जाएंगे। तब ये अरबों का साम्राज्य आधिकारिक तौर पर उसके हाथों में होगा। पहली पंक्ति में एक व्हीलचेयर पर प्रिया बैठी थी। बेचारी लड़की एक टूटी हुई चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह लग रही थी। उसके उलझे हुए बालों को जल्दी से कंघी किया गया था। उसका चेहरा पीला और बेजान था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन खाली, अनिश्चितता में घूर रही थीं। राहुल ने सुबह उसे जो शक्तिशाली नींद की गोली दी थी, उसने उसे एक सांस लेने वाली लाश में बदल दिया था। कोई भावना नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, बस अपने पति के कर्तव्यनिष्ठ नाटक के लिए एक सजावट के रूप में बैठी थीं। सोनिया प्रिया के ठीक पीछे खड़ी थी। उसका हाथ उसके कंधे पर था, जैसे कि उसे सांत्वना दे रही हो, लेकिन वास्तव में उसे कसकर पकड़े हुए थी, किसी भी अप्रत्याशित हरकत को रोकने के लिए। जब संगीत बंद हो गया तो राहुल मंच पर आया। उसने अपना गला साफ किया, अपनी सूखी आंखों को पोंछने के लिए एक रुमाल उठाया। उसकी कांपती हुई आवाज माइक्रोफोन के माध्यम से गूंजी। हर सुनने वाले तक एक झूठी भावना पहुंचा रही थी। देवियों और सज्जनों, मेरी मां सबसे महान महिला थीं जिन्हें मैं कभी जानता था। उनका अचानक चले जाना हमारे परिवार के लिए एक असहनीय सदमा है। मैं उनकी आत्मा के सामने वादा करता हूं कि मैं उनकी जगह अपनी पत्नी की देखभाल करूंगा और उनकी जीवन भर की मेहनत को बनाए रखूंगा और विकसित करूंगा। दर्शकों में सिसकियों की आवाजें सुनाई दी। कैमरों के फ्लैश लगातार चमक रहे थे। सब कुछ स्क्रिप्ट के अनुसार पूरी तरह से चल रहा था। राहुल ने एक पल के लिए सांस लेने के लिए रुका। अपनी विरासत के अधिकार की पुष्टि करने वाले एक शक्तिशाली अंतिम वाक्य के लिए तैयारी कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, एक कर्कश आवाज गूंजी। उसके माइक्रोफोन से नहीं, बल्कि मुख्य हॉल के दरवाजे से। धड़ाम! भारी ओक के दरवाजे दोनों तरफ धकेल दिए गए, दीवार से टकराए, जिससे एक भयानक आवाज हुई जिसने पूरे हॉल को चौंका दिया। बाहर के तूफान से हवा अंदर आई, सफेद शोक के रिबन को उड़ा दिया और महंगे फूलों के गुलदस्तों को झुका दिया। सभी की निगाहें दरवाजे की ओर मुड़ गईं। बाहर से आती विपरीत रोशनी में दो आकृतियां दिखाई दीं। एक दुबला पतला आदमी, उसकी बांह पर पट्टी बंधी हुई थी। उसके कपड़े मैले और कीचड़ से सने थे, लेकिन वह एक पहाड़ की तरह सीधा खड़ा था। वह एक पुरानी व्हीलचेयर को धकेल रहा था और उस पर बैठी महिला कोई और नहीं बल्कि मृत व्यक्ति थी। मीरा व्हीलचेयर पर बैठी थी। उसका प्लास्टर वाला पैर सीधा आगे की ओर था। उसने अभी भी वही सस्ता फूलों वाला सलवार कमीज पहना हुआ था। उसके बाल छोटे और बेतरतीब थे। उसका चेहरा छिपने के दिनों से थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें, एक महिला की आंखें जिसने 30 साल तक व्यापार की दुनिया में संघर्ष किया था, आग उगल रही थीं। एक ऐसी आग जो इस कमरे के हर झूठ को जला सकती थी। उसने एक वायरलेस माइक्रोफोन पकड़ा हुआ था, जिसे राजू ने पहले ही गुप्त रूप से जोड़ दिया था। उसकी आवाज जोरदार और स्पष्ट थी, जिसने चुप्पी को चीर दिया। मेरे प्यारे दामाद, मैं अभी तक मरी नहीं हूं। तो तुम्हें मेरा शोक संदेश पढ़ने की इजाजत किसने दी? ये वाक्य मुख्य हॉल के बीच में एक परमाणु बम की तरह फटा। राहुल ने अपने हाथ से माइक्रोफोन गिरा दिया, जिससे एक तीखी आवाज गूंजी।
वो पीछे हटा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके कांपते पैर लगभग उसे गिरा देते। उसने अपनी आंखें मली, ये सोचकर कि उसे मति भ्रम हो रहा है, लेकिन नहीं मीरा, हाड़ मांस की अंदर आ रही थी। उसकी आंखें उसे ऐसे घूर रही थीं जैसे वो उसे कच्चा चबा जाएगी। पूरा हॉल अराजकता में डूब गया। फुसफुसाहट, आश्चर्य की चीखें लगातार गूंज रही थीं। प्रिया के पीछे खड़ी सोनिया भी जम गई, उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए। उसका चेहरा एक लाश की तरह पीला पड़ गया। राजू व्हीलचेयर को धकेलते हुए मीरा को सीधे मंच पर ले गया। किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। राहुल के गार्ड आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन जब उन्होंने राजू के पीछे कमिश्नर सिंह और दर्जनों भारी हथियारों से लैस पुलिस अधिकारियों को अंदर आते और सभी निकासों को बंद करते देखा तो वे रुक गए। राहुल हकलाया, मीरा की ओर इशारा करते हुए अपनी आखिरी बची हुई थोड़ी सी शक्ति को समेटने की कोशिश कर रहा था। तुम कौन हो? मेरी मां मर चुकी है। ये एक धोखेबाज है। गार्ड्स, इसे बाहर निकालो। मीरा फीकी हंसी हंसी, एक चाकू की तरह तेज मुस्कान। तुम मेरी मौत इतनी चाहते हो? अफसोस ऊपर वाले की नजर है। तुम्हें लगा कि मुझे कमल के तालाब में डुबोने से सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें लगा कि मेरी बेटी को पागल बनाने वाली दवा देकर तुम सब कुछ हड़प लोगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, कमिश्नर सिंह ने एक तकनीशियन को इशारा किया। विशाल एलईडी स्क्रीन जो मीरा की तस्वीर दिखा रही थी, अचानक एक ऑडियो तरंग में बदल गई और फिर वो घातक रिकॉर्डिंग बजने लगी। पूरा हॉल सांस रोके सुन रहा था। उस रात कार में राहुल और सोनिया के हर क्रूर शब्द को हजारों गुना बढ़ा दिया गया था, स्पष्ट और जोरदार। कल आखिरी दिन है। साइन करने के बाद उसे उसकी मां के पास भेज दो। एक पागल लड़की को जीने का क्या हक है? राहुल की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। सैकड़ों गवाहों और लाइव स्ट्रीम कैमरों के सामने उसके शैतानी चेहरे को उजागर कर रही थी। वो जम गया, पसीने से भीग गया, ये जानते हुए कि सब कुछ खत्म हो गया है। उसने भागने का रास्ता ढूंढने के लिए चारों ओर देखा, लेकिन चारों तरफ पुलिस थी। ठीक उसी समय पहली पंक्ति से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी, प्रिया! लड़की जो दवा के नशे में डूबी हुई थी, जब उसने अपने पति की आवाज सुनी जो उसे मारने की योजना बना रहा था, तो एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक झटके ने उसके मस्तिष्क को उत्तेजित कर दिया, दवा के अवरोध को तोड़ दिया। वो अत्यधिक दर्द में जाग गई। उसने उस आदमी को देखा जिसे उसने कभी प्यार किया था, पूजा था, जिसे उसने अपना पूरा जीवन सौंप दिया था, जो अब एक राक्षस के रूप में सामने आया था। क्यों? प्रिया चिल्लाई, व्हीलचेयर से बाहर गिर गई, लेकिन फिर भी राहुल की ओर रेंगने की कोशिश कर रही थी, हवा में अपने हाथ खरोच रही थी। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने क्या गलत किया था? मेरी मां को वापस लाओ, मेरी जिंदगी वापस लाओ। प्रिया की दर्द भरी चीख ने सभी को दुख से मुंह फेरने पर मजबूर कर दिया। राहुल ने बिना किसी पछतावे के अपनी पत्नी को देखा। उसकी आंखों में एक हताश आदमी का पागलपन चमक रहा था। उसने अचानक वेदी पर रखे फलों की थाली से एक फल काटने वाला चाकू निकाला और प्रिया की ओर भागा। उसे बंधक बनाकर भागने की कोशिश कर रहा था। रुको! कमिश्नर सिंह ने अपनी बंदूक निकालते हुए चिल्लाया, लेकिन राजू तेज था। हालांकि उसकी एक बांह घायल थी, लेकिन एक अनुभवी सड़क सेनानी की सजगता अभी भी बरकरार थी। वो आगे बढ़ा और राहुल के टखने पर एक जोरदार लात मारी। दामाद मुंह के बल जमीन पर गिर गया। चाकू दूर जा गिरा। राजू ने तुरंत अपने घुटने से उसकी पीठ को दबा दिया और अपनी स्वस्थ बांह से उसके हाथों को पीछे की ओर बांध दिया। राजू के कंधे के घाव से फिर से खून बहने लगा, पट्टी को लाल कर दिया, लेकिन उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। तुम हार गए राहुल, सब खत्म हो गया। राजू ने उसके कान में फुसफुसाया। ठंडी हथकड़ियां राहुल और सोनिया के हाथों में लग गईं। दोनों को कैमरों के जंगल और गुस्साई भीड़ की गालियों के बीच ले जाया गया।
पुलिस वैन में धकेले जाने से पहले राहुल ने नफरत भरी आंखों से मीरा को देखा। तुम जीत गईं, लेकिन देखो, तुम्हारा परिवार बर्बाद हो गया है। तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। मीरा ने उसे देखा। उसकी आंखों में अब नफरत नहीं, बल्कि दया थी। मेरा परिवार टूट सकता है, लेकिन हमारे पास इसे फिर से बनाने के लिए ज़मीर है। तुमने अपनी इंसानियत खो दी है। जब पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए चली गई, तो मीरा जमीन पर रोती हुई प्रिया को गले लगाने के लिए मुड़ी। मां बेटी एक दूसरे को गले लगाकर रोईं। उनके आंसू मिलकर उन दिनों के दर्द और अपमान को धो रहे थे। राजू पीछे हट गया, एक खंभे से टिककर। राहत की सांस ली। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और धीरे से मुस्कुराया। उसका मिशन पूरा हो गया था। एक हफ्ते बाद, जब मीडिया का तूफान थोड़ा शांत हो गया था, मीरा ने राजू को बंगले पर बुलाया। घर अब कम ठंडा लग रहा था। पर्दे सूरज की रोशनी का स्वागत करने के लिए खींचे हुए थे। प्रिया अभी भी मनोवैज्ञानिक उपचार और डिटॉक्स से गुजर रही थी, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा स्वस्थ लग रहा था। शानदार लिविंग रूम में मीरा ने मेज पर एक चेक और कुछ संपत्ति के कागजात रखे। राजू, ये 2 करोड़ रुपए और एक पॉश इलाके में एक लग्जरी अपार्टमेंट के कागजात हैं। ये कोई भुगतान नहीं है, क्योंकि मेरी और मेरी बेटी की जान की कोई कीमत नहीं है। ये मेरे दिल से एक उपहार है। कृपया इसे स्वीकार करो, ताकि तुम अपना कोई काम शुरू कर सको और तुम्हें बारिश और धूप में बाइक न चलानी पड़े। मीरा ने ईमानदारी और आग्रह के साथ कहा। राजू ने लंबे अंकों वाले चेक को देखा, फिर शानदार बंगले के चारों ओर। उसने चेक उठाया, उसे थोड़ी देर घुमाया, फिर धीरे से उसे मेज पर वापस रख दिया। मीरा की ओर धकेल दिया। मीरा जी, मैं आपका आभारी हूं। ये पैसा मेरे लिए एक पूरी संपत्ति है। 10 जीवन काल तक बाइक चलाकर भी नहीं कमा सकता, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मीरा चौंक गई। क्यों? क्या ये कम है? मैं और दे सकती हूं। नहीं, राजू ने एक सौम्य मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मैंने आपको अपने ज़मीर के लिए बचाया, क्योंकि मैंने अन्याय देखा। अगर मैं पैसे स्वीकार करता हूं, तो इसका मतलब होगा कि मेरा काम बिकाऊ था। और वैसे भी मुझे झुग्गी में रहने की आदत है। मुझे धुएं, धूल और पड़ोसियों के शोर की आदत है। इस लग्जरी अपार्टमेंट में ये बहुत साफ है, मुझे सांस लेने में दिक्कत होगी। वो एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर आगे कहा। उसकी आंखों में एक उम्मीद की चमक थी। अगर आप सच में मदद करना चाहती हैं, तो इस पैसे का उपयोग मेरी झुग्गी की सड़क को ठीक करने के लिए करें। लोगों की टिन की छतों को बदल दें। नाली को ठीक करें, ताकि बारिश में बाढ़ न आए। वहां के लोग बहुत पीड़ित हैं। उनकी मदद करने से मुझे खुशी होगी। मीरा ने अपने सामने खड़े आदमी को देखा। उसके मन में अत्यधिक सम्मान उमड़ आया। वो अनगिनत व्यापारियों, अरबपतियों से मिली थी, जो हजारों डॉलर के सूट पहनते थे, लेकिन जिनकी आत्मा हर पैसे का हिसाब रखती थी। और ये आदमी फटी हुई कमीज, तेल से सने हाथ के पास एक आश्चर्यजनक रूप से महान और शुद्ध आत्मा थी। उसने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं तुमसे वादा करती हूं, मैं ये तुरंत करूंगी। और इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा एक परिवार के सदस्य की तरह खुले रहेंगे। ऊपर प्रिया दरवाजे के पीछे छिपी पूरी बातचीत सुन रही थी। उसने उस थके हुए आदमी को देखा, जो गरीबों की मदद करने के लिए एक पूरी संपत्ति को ठुकरा रहा था। उसका दिल, जो उसके अमीर पति के विश्वासघात से टूट चुका था, अचानक एक अजीब धड़कन के साथ धड़क उठा। उसने कभी किसी को इतना बेवकूफ नहीं देखा था, लेकिन उसने कभी किसी को इतना सम्मान के योग्य भी नहीं देखा था। एक गर्म, भरोसेमंद एहसास उसकी घायल आत्मा में घुस गया, वहां एक उम्मीद का बीज बोते हुए। 6 महीने बाद पुल के नीचे की गरीब झुग्गी पूरी तरह से बदल गई थी। कीचड़ भरी सड़क अब समतल कंक्रीट की थी। जल निकासी व्यवस्था नई थी। टपकती छतों को ठंडी टिन की चादरों से बदल दिया गया था। झुग्गी के बच्चों के पास एक साफ खेल का मैदान था और गलियों में हंसी गूंज रही थी। राजू अभी भी वही पुराना राजू था। वही पुरानी हीरो स्प्लेंडर,
वही सादे कपड़े, गली के कोने पर टायर ठीक करता हुआ। उसके कंधे का निशान ठीक हो गया था, एक धुंधली लंबी लेखा छोड़ गया था, जैसे बहादुरी का कोई पदक। एक खूबसूरत धूप वाली दोपहर एक चिकनी स्कूटर की आवाज राजू की दुकान के सामने रुकी। उसने ऊपर देखा। सूरज की रोशनी के कारण अपनी आंखें सिकोड़ लीं। एक युवा महिला उतरी। उसके बाल कंधे तक कटे हुए थे। उसने जीन्स और एक साधारण टी शर्ट पहनी हुई थी। उसकी मुस्कान एक सूरजमुखी की तरह उज्जवल थी। ये प्रिया थी। वो पूरी तरह से ठीक हो गई थी। अब वो नाजुक राजकुमारी नहीं थी, बल्कि जीवन और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। वो अब गरीब मजदूरों की मदद करने वाले एक चैरिटी फाउंडेशन का संचालन कर रही थी। अरे बाइक वाले भैया, प्रिया ने शरारत से कहा, सड़क किनारे घोंगे खाने के लिए कोई सवारी है? ये ग्राहक पूरा पैकेज बुक करेगा, लेकिन शर्त यह है कि ड्राइवर को पता होना चाहिए कि सबसे अच्छी, सस्ती और स्वादिष्ट जगह कौन सी है। राजू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसके हाथ में रिंच नीचे गिर गया। उसने अपने सामने खड़ी लड़की को देखा। उसकी आंखों में अतीत के दर्द का कोई निशान नहीं था, केवल ईमानदारी और एक कोमल, थोड़ी शर्मीली भावना थी। उसने अपने तेल से सने हाथों को एक कपड़े से पोंछा और जोर से हंसा, एक ऐसी मुस्कान जिसने उसके थके हुए चेहरे को रोशन कर दिया। मेरे पास बहुत सारी पसंदीदा जगहें हैं, बस डर है कि चेयरवुमन को प्लास्टिक के स्टूल पर बैठने की आदत नहीं होगी। प्लास्टिक का स्टूल हो या सोने का सिंहासन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिया पास आई, सीधे उसकी आंखों में देखते हुए। महत्वपूर्ण यह है कि आप किसके साथ बैठे हैं राजू जी। राजू ने अपना सिर खुजाया। उसका चेहरा पके हुए फल की तरह लाल हो गया, हालांकि सूरज डूब चुका था। उसने जल्दी से अपने औजार समेटे और अपनी हीरो स्प्लेंडर निकाली। ठीक है, बाइक पर चढ़ जाओ, लेकिन मैं पहले ही बता दूं, ये बाइक बहुत उबड़ खाबड़ है। तुम्हें कसकर पकड़ना होगा ताकि तुम गिर न जाओ। प्रिया खिलखिलाकर हंसी, पीछे की सीट पर चढ़ गई और धीरे से उसकी कमर के चारों ओर अपनी बाहें डाल दीं। अपना सिर उसकी मजबूत पीठ पर टिका दिया। वो पीठ जिसने उसकी मां को मौत से बचाया था, वो पीठ जिसने उसकी मां को एक हत्यारे के चाकू से बचाया था। मैंने कसकर पकड़ लिया है, चलो चलें भैया। पुरानी मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई, एक पतला सफेद धुआं छोड़कर, और फिर दिल्ली की भीड़भाड़ वाली सड़कों में विलीन हो गई। चकाचौंध और प्रतिस्पर्धा के बीच एक ऑटो वाले और एक अरबपति की कहानी समाप्त हुई। एक नई यात्रा की शुरुआत हुई, एक ऐसी यात्रा जो गुलाब या पैसे से नहीं सजी थी, लेकिन निश्चित रूप से हंसी और शांति से भरी होगी, क्योंकि वे समझ गए थे कि सभी उतार चढ़ाव के बाद सबसे कीमती चीज संपत्ति नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए दयालुता का दिल है। आप सब लोग कहां से हमारे साथ जुड़े हैं? आपको ये कहानी कैसी लगी, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मेरी यही दुआ है कि आप सब जहां भी रहें, हमेशा खुश और सलामत रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई दिलचस्प कहानी है तो उसे हम सबके साथ जरूर साझा करें।